नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया ईयर बुक भारत 2025 क्या किया, कैसे किया, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब आपके सामने तो आ सकता है। ये इतना बड़ा ग्रंथ है जो हम कभी एडवाइस नहीं करते पढ़ने का, पर पिछले 10-11 साल में हमने एक चीज देखी कि यहां से 10-15 क्वेश्चन रिलेट कर जाते हैं, पर उनमें से कुछ क्वेश्चन आप अलग सब्जेक्ट से पढ़ रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ यहीं से आ रहा है, आप वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से पढ़ रहे होते हैं। हमने क्या किया, हमने सोचा कि यार लास्ट टाइम बच रहा है कुछ, थोड़ा अमिताभ बच्चन बना जाए और मैं आज भी अच्छा कंटेंट एग्जाम के पास ही देता हूं। अब एग्जाम आपके पास आ रहा है ना, तो हम सोच रहे हैं कि आपको जो अच्छे कंटेंट आप दे दें। ऐसे भी पहले देते थे तो आप कौन सा पढ़ते। आप पढ़ लीजिए। अगर यहां से वो क्वेश्चंस आ गए जो हमने यहाँ कवर किए हैं तो सर आपकी बल्ले बल्ले। नहीं आए तो क्या नुकसान होगा, इतना बड़ा तो सेशन ही हम नहीं कर रहे। हमने क्या किया आपको बता दे, पहले सुनिए। इंडिया ईयर बुक को हमने सामने रखा और हमने उसके चैप्टर्स पलटने चालू किए, और विश्वास मानिए सोए नहीं है बहुत समय से कि ये करके आपको देना था। अब आप इसको जितनी इज्जत दे सकें। हमने देखा कि भाई कंटेंट हमने पढ़ा, कुछ कंटेंट आपके पास ज्योग्राफी में था, क्यों हम यहाँ बेमतलब का आपको पढ़ाएं। कुछ कंटेंट हमने स्कीम्स की वीडियो में कवर कर दिया, क्यों वापस से कवर करें। साइंस टेक्नोलॉजी का कुछ चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्यों कवर करें। तो जो चीजें आप कर चुके हैं या हमने आपको करा दी है, वो वीडियो इसी चैनल पे पड़े हुए हैं, वहां दिमाग नहीं लगा रहे हम उन चीजों को लेकर आए जहां हमें लगा यार ये अभी तक हमने नहीं किया है, ये सवाल आ सकता है, और हमने वही नाम आपके लिए निकाले हैं, वही टॉपिक आपके लिए निकाले हैं। 34 चैप्टर पढ़ने के बाद, शायद काफी घंटों के बाद हमें पता चला कि भाई बहुत चीज आपके पास है, जो चीज आपके पास नहीं है अब वो भी दे देते हैं। चलिए, स्वागत है आप सभी का इंडिया ईयर बुक के इस छोटे क्रिस्प सेशन में, जहां आपको हम सिर्फ कंटेंट देंगे। आपका काम है आप सुने। आप अभी लिखने के मोड में ना उतरे, आप सुने, अपने कान को बनाए रखें, सुनते रहें, और कोशिश करेगा कि आवाज अगर आपके कानों में गूंजेगी यूपीएससी के एग्जाम वाले दिन, तो सर इससे बढ़िया और क्या होगा। चलिए, पहला टॉपिक आपके सामने आ रहा है। हमने देखा कि टॉपिक काफी न्यूज में बना था और लिखा हुआ था इंडिया ईयर बुक में, स्पेशल मेंशन राज्यसभा में होता है। A matter that is not a point of order or that cannot be raised using the above discussed devices or under any rule of the house can be raised under the special mention in the Rajya Sabha। मान लीजिए बहुत सारे तरीकों से आप मुद्दे उठा पाते हैं, अगर कोई मुद्दा आप नहीं उठा पा रहे हैं ऊपर किसी भी ऐसे पॉइंट के तहत, तो आप स्पेशल मेंशन का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। ये सेम होता है स्पेशल मेंशन जो राज्यसभा में होता है। इसका लोकसभा का इक्विवेलेंट अगर आप देखेंगे तो उसको बोलते हैं नोटिस मेंशन अंडर रूल 377। नोटिस रूल 377 का लोकसभा में वर्क करता है। एक ऐसा मैटर जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है, जो डिस्कशन में नहीं है, दैट कैन नॉट बी रेज्ड यूजिंग एनी अदर डिवाइस और अंडर एनी रूल ऑफ द हाउस कैन बी रेज्ड अंडर द नोटिस अंडर रूल 377 इन द लोकसभा। ये स्पेशल मेंशन डिवाइस राज्यसभा के बराबर है। अच्छा, आपको बता दें ये भी मैक्सिमम इन वन डे 20 नोटिसेस कर सकते हैं। मैक्सिमम इन वन डे आप 377 रूल के तहत 20 नोटिस दे सकते हैं। अब ये फैक्ट हमें वाकई में बहुत जगह नहीं मिला था, इसलिए हमने आपके सामने रख दिया है। हम आपको बताना चाहेंगे, नोटिस नीड्स टू बी गिवन बिफोर 10 AM ऑन द डे ऑफ द सिटिंग एंड द टेक्स्ट ऑफ द नोटिस कैन नॉट एक्सीड 250 वर्ड्स। तो यहां पर भी आपको एक आंसर लिखकर देना है, 250 वर्ड से ज्यादा वो होना नहीं चाहिए। तो ये एक बड़ी बात जो आपके सामने हमने बताई। दूसरा टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, चलने से पहले बता दें, पढ़ना सिर्फ जरूरी नहीं है, टेस्ट देना भी जरूरी है। 18 तारीख को आपका एक प्रीलिम्स मॉक ड्रिल का बहुत बड़ा एक युद्ध होगा। उस युद्ध में आप पार्टिसिपेट करेंगे। जीएस होगा 9:30 बजे से 2:30 बजे से होगा। सीसैट का जरूर देना है, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्टर कर लीजिए। मॉक ड्रिल दिए बिना मत जाइएगा सर। सुनिए, नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, अच्छा ये भी बहुत रहा न्यूज में, पर इसको हम अलग से कहीं कवर नहीं किए। आपको बता दें, नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन्स कन्वेंशन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के तहत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के तहत है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ही आया आपके सामने। क्या करने के लिए? भारत का ऑब्लिगेशन केमिकल वेपन्स कन्वेंशन में भरपूर करने के लिए। यह हमारा नेशनल फोकल पॉइंट है फॉर इंटरेक्शन विद ओपीसीडब्ल्यू। ओपीसीडब्ल्यू क्या? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, और बाकी जो अदर स्टेट पार्टीज हैं टू द ट्रीटी, उनसे बात करने के लिए। सुनिएगा, इंडिया का रोल अगर आप ओपीसीडब्ल्यू में ढूंढ रहे हैं तो इंडिया होल्ड्स रिप्रेजेंटेशन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एडवाइजरी बोर्ड, साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड और
केमिकल वेपन कन्वेंशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो एक ऐसा इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट ट्रीटी है जो डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग, यूज ऑफ केमिकल वेपन्स को मना करता है। इंडिया ने रेटिफाई किया था जिसको 1996 में, और बोला था कि हम केमिकल वेपन्स के स्टॉक पाइल विच हैज सीन बीन डिस्ट्रॉयड अंडर वेरिफिकेशन, हम सब डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो भारत अच्छा काम कर रहा है सर। ये कन्वेंशन की बात बता दे सर, निगोशिएशन तो बहुत समय से चल रहा था, पर 1992 में ड्राफ्ट होता है, 1993 में सिग्नेचर के साथ चालू होता है और 1997 से ये काम करने लगता है। और ये मैंडेटरी करता है कि आप सारे डिस्ट्रॉय करेंगे ओल्ड एंड अबैंडन्ड केमिकल वेपन्स को। मेंबर्स को डिक्लेयर भी करना होगा द रायट कंट्रोल एजेंट्स, जैसे आप टीयर गैस का नाम सुनते हैं, वो भी आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये हम यूज करते हैं, इतना मेरे पास पड़ा हुआ है। It has 192 state parties and 165 signatories. इंडिया ने इसको साइन ऑलरेडी कर रखा है, इंडिया इसका मेंबर है। OPCW, अब इस कन्वेंशन को अप्लाई करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए कोई बॉडी चाहिए थी, वो बॉडी है OPCW, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। By the 2001 relationship agreement between the OPCW and the UN, OPCW reports its inspections and other activities to UN through the Office of Secretary General. तो ये अपनी सारी रिपोर्ट्स को ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जनरल को देता है। इसको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया 2013 का, और इसका हेडक्वार्टर है हेग, नीदरलैंड्स में। ये बनता कब है? 1997 में। जिस साल आपका CWC इंप्लीमेंट हो रहा है, इफेक्ट में आ रहा है, उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए OPCW को भी 1997 में लाया जा रहा है। कुछ तथ्य हैं कि रायट के जो एजेंट्स हैं आपको वो भी बताने पड़ेंगे, याद रखिएगा। चलिए, अगला टॉपिक जो हम इसमें देख रहे थे वो RTI एक्ट से रिलेटेड था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 इसमें लिखा हुआ था और ठीक ठाक कवरेज थी। 2005 में आता है, सारे सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए लागू है। किसको कवर करता है? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज, constitutional self-governing institutions, private bodies only if information is accessible by a public authority under any law. Point to be noted. क्या प्राइवेट बॉडीज भी RTI में आती है? जी हां, आती हैं। क्या सारी आती है? जी नहीं। कौन सी आती हैं? वही जिसका इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल ऑलरेडी है बाय पब्लिक अथॉरिटी। अगर उसका इंफॉर्मेशन किसी पब्लिक अथॉरिटी द्वारा अवेलेबल है अंडर किसी लॉ में, तो आप उसका RTI यूज करके उस प्राइवेट बॉडी का भी कच्चा चिट्ठा खोल सकते हैं। सिटीजन्स की राइट क्या है? भाई, आपको इंस्पेक्ट करना है डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को, वर्क को, आप नोट्स ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट्स ले सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज ले सकते हैं, आप सर्टिफाइड मटेरियल सैंपल ले सकते हैं। सुओ मोटो डिस्क्लोजर्स बाय पब्लिक अथॉरिटी, सेक्शन 4 ऑब्लिगेशंस हैं। आप किसी भी सेक्शन 4 ऑब्लिगेटेड पब्लिक अथॉरिटीज के तहत जो उनका डिस्क्लोजर है, आप उनका भी पूरा डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हैं। अब यहां पर पहले आप PIO के पास अपना डालते हैं आवेदन, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होगा वो 30 दिन में रिप्लाई करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो आप विदिन 30 डेज PIO के रिप्लाई के आप अपील कर सकते हैं। डिसीजन ऑन अपील भी विदिन 30 डेज आ जाता है। सेकंड अपील विदिन 90 डेज आप कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक पावर है कि आप पहले जाएं PIO के पास, आपको डेटा नहीं मिला, आपको कोई परेशानी हो रही तो आप अपील करें। अपील करने के बाद आपका डिसीजन 30 दिन में आएगा। अगर आप यहां से भी खुश नहीं तो आप 90 दिन में सेकेंड अपील कर सकते हैं इसके डिसीजन आने के। एपेलेट अथॉरिटीज की बात करें तो फर्स्ट अपील आपका सीनियर ऑफिसर्स टू द कंसर्न PIO का एक सीनियर ऑफिसर होगा वहां पर। सेकेंड अपील आप करते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को फॉर सेंटर एंड ड्यूटीज, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को आप करते हैं फॉर स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज। यहीं पे दोनों का काम अलग हो जाता है। ये सेकेंड अपील है, याद रखिएगा, ये सेकेंड अपील है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर सेकेंड अपील है। कंठस्थ 2.0 के, अब देखिए ये नाम अगर आए सामने तो लोग परेशान हो सकते हैं कि भाई कंठस्थ 2.0 क्या है। याद रखिएगा, ये एक अनुवाद सारथी है, एक एडवांस्ड हिंदी ट्रांसलेशन टूल है, अपडेटेड फॉर इनहांस्ड एक्यूरेसी एंड यूजर फ्रेंडलीनेस। ये है यूजर फ्रेंडलीनेस और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन कंठस्थ 2.0 है, अनुवाद सारथी इसका नाम है। इसका की फीचर आपको याद हो गया, कंठस्थ 2 क्या है? एडवांस्ड हिंदी ट्रांसलेशन टूल है, एक्यूरेट हिंदी ट्रांसलेशन करेगा। बहुत सारे नए फीचर्स है इसमें, आपको इसका चिंता नहीं करना, आपको बस याद रखना है कंठस्थ 2.0 किससे संबंधित है?
एक्यूरेट हिंदी ट्रांसलेशन से संबंधित है। तो कंठस्थ वैसे बोलते हैं याद करने की प्रक्रिया को, तो कंठस्थ देखकर लोग भाई सोचेंगे कोई हो गया कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का याद कराने का कोई प्रोग्राम है। नहीं नहीं नहीं, ये हिंदी ट्रांसलेशन का है। कंठस्थ ये है हिंदी ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। याद रखिएगा, यहां पर कंफ्यूजन बनेगा। वो कंठस्थ का मतलब होता है याद करना, तो याद से आपसे पूछ लेंगे कि ये किसी का याद करने का तरीका। नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, हिंदी ट्रांसलेशन का है। हिंदी शब्द सिंधु एक गवर्नमेंट डेवलप्ड कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल डिक्शनरी है ऑफ हिंदी विद मल्टीलिंगुअल रेलेवेंस। तो डिजिटल डिक्शनरी है विद यूनिकोड कंपैटिबिलिटी, फुल्ली सर्चेबल इसका इंटरफेस है, इसमें वर्ड्स फ्रॉम अदर इंडियन लैंग्वेजेस भी हैं, अलाउ सर्च इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। क्या नाम है, हिंदी शब्द सिंधु। एक जमावड़ा मान लीजिए इसका डिक्शनरी है एक तरह से। ये कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल डिक्शनरी है ऑफ हिंदी विद मल्टीलिंगुअल रेलेवेंस। तो वही लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी बढ़ाने के लिए, वो नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा, ठीक है। चलिए, पर्सनल डिप्लॉयड। हाँ, अभी क्या है कि एक सवाल बन सकता है यूएन पीस कीपिंग फोर्स के ऊपर, बहुत न्यूज में रहा है सर, और भारत के लिए तो खास करके न्यूज रहा है। भारत ने 5,323 इंडियन ट्रूप्स अक्रॉस 8 आउट ऑफ 13 एक्टिव यूएन पीस कीपिंग नेशंस अभी कर रखे हैं। थर्ड लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर है आफ्टर बांग्लादेश एंड नेपाल। ये याद रखिएगा फैक्ट, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटर। फर्स्ट इन फर्टैलिटीज ड्यू टू मलिशियस एक्ट्स। फर्टैलिटीज की बात आ रही है ना सर, तो हम फर्स्ट नंबर पे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 166 इंडियन पुलिस ऑफिसर्स डिप्लॉयड, पुलिस पर्सोनल को भी डिप्लॉय किया गया है। कितने मिशंस हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ सुडान, अबेई जो सुडान और साउथ सुडान के बॉर्डर पे है, वेस्टर्न सहारा, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, एडिस अबाबा, लेबनान, सीरिया, इजराइल, साइप्रस, इन सब जगहों पे आपके मिशंस हैं, लोकेशंस हैं। चलिए, अतुल्य गंगा एक ऑर्गेनाइजेशन है फॉर्म्ड बाय आर्मी वेटरन्स। अतुल्य गंगा आर्मी के रिटायर्ड पर्सोनल ने ढूंढी है, who have taken upon themselves to clean Ganga and keeping Ganga clean. As we can witness day by day, Ganga is degrading. ठीक है, तो पहला फैक्ट क्या है, अतुल्य गंगा आपका आर्मी वेटरन्स ने ढूंढा है। एक 4700 किलोमीटर एपिक जर्नी वो फुट से ले रहे हैं इंडियन आर्मी वेटरन्स, और ये फर्स्ट एवर मुंडमन परिक्रमा कर रहे हैं गंगा का। 10 नवंबर से चालू हुआ, खत्म भी हो गया। 4900 किलोमीटर कम से कम वो चले, तो आके पूरा गंगा सागर तक गए, फिर वापस गए हैं। तो जहां से गंगा निकल रही वहां से लेकर गंगा सागर जहां तक वो मिल रही सागर से वहां तक गए, फिर वापस गए हैं चलकर, ऑन फुट गए हैं। आर्मी वेटरन्स द्वारा है अतुल्य गंगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ था सर, सागर मंथन। देखिए नाम से कुछ और लगेगा आपको, है ना, सागर मंथन नाम से कुछ और लगेगा, पर हम आपको बहुत क्लियर बता दें सागर मंथन किससे संबंधित है। आप देख सकते हैं आपके सामने बना हुआ है, सागर मंथन संबंधित है नेशनल या आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, नेवी और एटीएस गुजरात ने एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा, अप्रोक्सीमेटली 3300 केजी ऑफ ड्रग्स। इसी का नाम था सर सागर मंथन। तो सागर मंथन का कुछ ऐसा मंथन नहीं कर रहे हैं वहां पे, सागर मंथन का एक ड्रग्स के कार्टेल को पकड़ने का ऑपरेशन था, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एटीएस गुजरात और नेवी ने साथ मिलकर किया। ये सर क्वेश्चन बहुत छुपा रहा है, पर ये आने की संभावना बहुत ज्यादा है। सीवियर स्टॉर्म नेम्ड साइक्लोन हिडाया, ये सर आपका तंजानिया के कोस्ट पर हिट कर रहा था। साइक्लोन हिडाया मतलब इसका होता है गाइडेंस इन अरेबिक, मे ब्रिंग हेवी रेन। अब ये सब हो चुका है तो इतना दिमाग मत लगाइए। साइक्लोन हिडाया किससे संबंधित है, तंजानिया। अभी हम आपको दिखाते हैं। It formed over the South Indian Ocean and was named by France's overseas territory in the Indian Ocean. Even though Kenya is usually considered safe from cyclones, now it is preparing for the impact. तो साइक्लोन हिदानिया कहाँ है आइए देखते हैं। अगर आप इस मैप को देख पा रहे हैं तो देखिएगा, ये आपका एरिया है, इस एरिया में बना, और ये आपका तंजानिया है, ये केनिया है, ये आपका तंजानिया है। तो तंजानिया के पास आपका ये आते हुए बन रहा था, तो केनिया को भी तैयार रखना पड़ा क्योंकि दोनों ही बॉर्डर पे हैं। तो तंजानिया की तरफ ये आ रहा था, तंजानिया की तरफ ये आ रहा था। तंजानिया की राजधानी आप देख सकते हैं दर एस सलाम है। अच्छा, तंजानिया को अगर आप ऐसे भी देखें
तो तंजानिया के नॉर्थ से इक्वेटर निकलता है, तंजानिया के नॉर्थ से इक्वेटर निकलता है। तंजानिया के बॉर्डर पे लेक विक्टोरिया है, तंजानिया के बॉर्डर पे लेक विक्टोरिया है। साथ ही में अगर आप देखें तो इसके बॉर्डर को यहाँ केनिया है, युगांडा है, रवांडा बुरुंडी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, जाम्बिया है, मोजाम्बिक है, मालावी है, मोजाम्बिक है, मालावी है। तो इस एरिया में आपका आया था वो दर सलाम, पूरा परेशान था। इस सलाम में आपका पूरा आया था हिडाया, साइक्लोन हिडाया। तो हिडाया वर्ड हमें लगा कि बहुत न्यूज में भी नहीं रहा, पर इंडिया ईयरबुक में है तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि भारत ने अपने पर्सोनल्स को यहां भेजा, यहां पर भेजकर मदद करने की कोशिश की है, और यहां पर रिलीफ ऑपरेशंस भी हमने चालू किया था ताकि इन लोगों को सुविधा मिल सके। तो साइक्लोन हिडाया याद रखिएगा, तंजानिया, तंजानिया, साइक्लोन हिडाया तंजानिया। चलेगा, आइए आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी वर्सेस नेवी वर्सेस एयरफोर्स कमीशन ऑफिसर रैंक्स कंपैरिजन, ये एक बार आया हुआ है ऑलरेडी। ऐसा मतलब नहीं कि आया इसलिए हम आपको दिखा रहे, पर पता नहीं फिर से आ गया तो क्या करना है, आप एक बार देख लीजिए। भाई आर्मी में लेफ्टिनेंट होते हैं नीचे, इधर नेवी में सब लेफ्टिनेंट है, इधर होते हैं फ्लाइंग ऑफिसर। फिर कैप्टन बनते हैं, लेफ्टिनेंट बनते हैं नेवी में, और एयरफोर्स में बनते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट। मेजर बनते हैं आर्मी में, लेफ्टिनेंट कमांडर बनते हैं नेवी में, इधर बनते हैं स्क्वाड्रॉन लीडर एयरफोर्स में। लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं, इधर कमांडर बनते हैं, इधर बनते हैं विंग कमांडर। इधर कर्नल फिर बनते हैं, इधर बनते हैं कैप्टन, और इधर बनते हैं ग्रुप कैप्टन। इधर ब्रिगेडियर बनते हैं, इधर मिलते हैं कमोडो, इधर बनते हैं एयर कमोडो। इधर बोलते हैं मेजर जनरल, फिर इधर बोलते हैं रियर एडमिरल, इधर बोलते हैं एयर वाइस मार्शल। इधर बनते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, इधर बनते हैं वाइस एडमिरल, वाइस एयर मार्शल या एयर मार्शल, जनरल, एडमिरल एंड एयर चीफ मार्शल। तो ये एक रैंक कंपैरिजन है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का। एक बार नॉर्मली पूछा था यूपीएससी ने, हमें नहीं लगता फिर से आएगा, पर मान ली भूले भटके आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए, हम क्यों किसी भी स्टोन को छोड़ें। फैक्चुअल है, याद भी नहीं होगा। जनरल, एडमिरल और एयर चीफ मार्शल तो सबको पता होता है। अब इधर भाई सब लेफ्टिनेंट किधर कहाँ रहा याद नहीं होता है, तो लेफ्टिनेंट आर्मी में है, इधर सब लेफ्टिनेंट है, और इधर आपका एयरफोर्स का फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं। ठीक, अच्छा, टेरिटोरियल आर्मी भी चर्चा में रही है। टेरिटोरियल आर्मी, इंडियाज सिटीजन्स सोल्जर्स। इसका लीगल फाउंडेशन की आप बात करेंगे सर, इस्टेब्लिश्ड अंडर टेरिटोरियल आर्मी एक्ट ऑफ 1948, लॉन्च डेट अक्टूबर 9 1949। इसकी अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। रूल 33 अगर आप देखेंगे हमारे टेरिटोरियल आर्मी एक्ट का, तो बोलते हैं इट अलाउज फुल मोबिलाइजेशन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो अगर कोई नेशनल इमरजेंसी हो तो आप अपनी टेरिटोरियल आर्मी को कॉल कर सकते हैं, रूल 33 में लिखा हुआ है। क्या है टेरिटोरियल आर्मी? एक वॉलेंटियर रिजर्व फोर्स है कंप्राइजिंग पार्ट टाइम सिविलियन सोल्जर्स। इसके जो मेंबर्स हैं वो सिविलियन से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कॉर्पोरेट वर्कर्स वही लोग हैं। दे हैव रिसीव्ड मिलिट्री ट्रेनिंग बट कंटिन्यू देयर रेगुलर जॉब्स। They act as a second line of defense, relieving their regular army of non-combat roles in peacetime. तो they act as second line of defense, relieving their regular army of non-combat roles in peacetime. हिस्टोरिकल इवोल्यूशन देखेंगे तो ब्रिटिश एरा का प्रीकर्सर है इंडियन टेरिटोरियल फोर्स 1920, इन्वॉल्व इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड द बोयर वॉर। पोस्ट इंडिपेंडेंस, क्रिएटेड टू डीपेन द सिविलियन पार्टिसिपेशन इन द डिफेंस एंड एंश्योर रेजिलियंस ड्यूरिंग क्राइसिस। हमारे पास एक एक्ट भी है 1948 का, आप फुल मोबिलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो वॉलेंटियर एक रिजर्व फोर्स है ये। ठीक, कोर फंक्शन की अगर आप बात करेंगे सर, नेशनल सिक्योरिटी में दे वुड सपोर्ट आर्मी इन वॉर, टेररिज्म एंड बॉर्डर टेंशंस, disaster relief, aid civil authorities during earthquakes, floods and pandemics, essential services to ensure continuity of telecom, railways and utilities, law and order, counter insurgency के समय, stability operation समय, they can also be called, ये वर्क कर सकते हैं, they can come to help, they can come to help। तो ये पूरी कहानी है सर आपकी। ठीक है, की फीचर्स, एलिजिबिलिटी 18 से 42 साल का इसका एलिजिबिलिटी, मेडिकली फिट, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कर सकते हैं। ट्रेनिंग 2 months per year, no full time obligation in peace time। करंट स्ट्रेंथ 50,000 पर्सनल अक्रॉस 65 यूनिट्स है अभी। एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड्स रेलवे इंजीनियर्स, इकोलॉजिकल टास्क फोर्सेस एंड जनरल हॉस्पिटल यूनिट्स। इवेंट की अगर बात करें तो 47, 48, 962, 65, 71 वॉर्स में दे कंट्रीब्यूटेड लॉजिस्टिक्स, रियर एरिया डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। कारगिल वॉर में सर 1999 गार्डेड एम्यूनिशन डंप, सप्लाई लाइंस एंड सेंसिटिव जोन्स। ऑपरेशन रक्षक
काउंटर टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर एंड पंजाब, एंड ऑपरेशन पवन सपोर्ट ड्यूरिंग श्रीलंका आईपीकेएफ मिशन। तो ये क्वेश्चंस बहुत फैक्चुअल हो सकते हैं पर आ सकते हैं। तो लॉजिस्टिक्स, रियर एरिया डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन के लिए, कारगिल वॉर, गार्डेड एम्यूनिशन डंप्स, सप्लाई लाइंस एंड सेंसिटिव जोन्स, ऑपरेशन रक्षक, काउंटर टेररिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर पंजाब, ऑपरेशन पवन सपोर्ट ड्यूरिंग श्रीलंका आईपीकेएफ मिशन। तो इसमें सपोर्ट किए हैं अभी तक, और इनका एलिजिबिलिटी याद रखिएगा 18 से 42 साल है ना, उससे ऊपर नहीं है। 18 टू 42 ईयर्स का ही एलिजिबिलिटी है और आपको वहां ट्रेनिंग दी जाएगी, पर आपको पीस टाइम में कोई भी ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है। दिशा स्कीम, दिशा दिशा किससे रिलेटेड है? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस ऑन होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया, ठीक है। 2021 में लॉन्च हुआ, 26 तक का ड्यूरेशन है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इसको लॉन्च किया था। स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस थ्रू टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंक्लूसिव एंड एफिशिएंट लीगल सर्विसेज, ये है दिशा स्कीम। दिशा स्कीम डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस ऑन होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस इन इंडिया, लॉन्च 2021, ड्यूरेशन इसका 21 से 26 तक है। इसके कंपोनेंट अगर आप देखिए दिशा के, तो वी हैव टेली लॉ, दैट इज लीगल एड वाया कॉमन सर्विस सेंटर्स। टेली लॉ मतलब बहुत सिंपल चीज है कि आपके कुछ कॉमन सर्विस सेंटर्स होंगे जहां से आप लीगल एड किसी से ले सकते हैं। न्याय बंधु प्रो बोनो लीगल सर्विसेज, वॉलंटियर लॉयर्स को कनेक्ट करेगा एलिजिबल बेनिफिशियरीज से। न्याय मित्र अपॉइंटेड इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स टू एड डिस्पोजल ऑफ 10+ ईयर ओल्ड पेंडिंग केसेस, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके 3 कंपोनेंट है दिशा स्कीम के, टेली लॉ, न्याय बंधु एंड न्याय मित्र। न्याय मित्र कब आ रहा है? जब देख रहे हैं कि आप 10 साल से ऊपर का केस पेंडिंग है, तब न्याय मित्र आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, न्यू क्रिमिनल लॉज तो आ गए 2023 में, इफेक्टिव थे 1 जुलाई 2024 से। अब आपको पढ़ना पड़ेगा। टू एंश्योर अ जस्टिस ओरिएंटेड विक्टिम सेंट्रिक, ठीक है, कहानी है। ओल्ड लॉ जो इंडियन पीनल कोड होता था, भारतीय न्याय संहिता हो चुका है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है। एविडेंस एक्ट आपका हो चुका भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो हम लोग नाम सबका बदल चुके हैं, ये तो कोई नहीं पूछने वाला। ये पूछेंगे आपसे कि क्या नया आया है वो बताओ। आपको बता दें सेक्शन 290 भारतीय न्याय संहिता में प्ली बार्गेनिंग आया है। बीएनएसएस क्या आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। क्या है उसमें? प्ली बार्गेनिंग मतलब टाइम बाउंड प्ली डील्स टू रिड्यूस पेंडेंसी। प्ली बार्गेनिंग का अब जिक्र आ गया है, पहले नहीं था, अब जिक्र आ गया है। सेक्शन 293 बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा रिड्यूस सेंटेंसेस संहिता फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स प्रमोटिंग रिफॉर्मेटिव जस्टिस, ये भी आ गया है। सेक्शन 479 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मैंडेटरी रिलीज under trials released after 1/3 sentence served prevents overcrowding of the jails। अगर 1/3 सेंटेंस आपका सर्व हो चुका है तो उसको रिहा कर दें, उसको रिहा कर दें। अगला देखते हैं सेक्शन 4 भारतीय न्याय संहिता कम्युनिटी सर्विस इंट्रोड्यूस्ड एज ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट एथिकल रिफॉर्म फोकस। कम्युनिटी सर्विस करवाएंगे आपसे, ऑल्टरनेटिव पनिशमेंट एथिकल रिफॉर्म फोकस का। सेक्शन 4 जीरो एफआईआर मतलब एफआईआर कैन बी फाइल्ड एट एनी पुलिस स्टेशन। मैंडेटरी फॉरेंसिक कलेक्शन फॉर क्राइम्स विद पनिशमेंट मोर देन 7 years imprisonment, मैंडेटरी फॉरेंसिक कलेक्शन होगा। फ्री कॉपी ऑफ एफआईआर टू बी कंपल्सरीली गिवन टू कंप्लेनेंट। ऑनलाइन रिपोर्टिंग, डिजिटल फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट्स नाउ अलाउड। Free medical care for victims of crime against women and children, there would be free medical care. Electronic summons, legally valid e-summons introduced, boosts judicial speed. Witness protection, legal framework institutionalizing for safety of the victims and the witnesses. Gender neutrality, laws like rape have been reworded to be gender inclusive, addressing male or transgender victims too. तो ये कुछ नई चीजें आई हैं जिसमें कि जीरो एफआईआर मतलब आप किसी भी पुलिस स्टेशन पे कहीं का भी जो उसके बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन हो आप रपट लिखवा सकते हैं। आइए देखते हैं आपको ये पता था कि नहीं। विल्मिंगटन डिक्लेरेशन, क्या आपको विल्मिंगटन डिक्लेरेशन के बारे में पता था? ये रेफर्स टू अ जॉइंट स्टेटमेंट मेड बाय द लीडर्स ऑफ क्वाड नेशंस।
मतलब ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएस। इनका मीटिंग हुआ था सर विल्मिंगटन, डेलावेरे में 2023 में। ये क्या था? रिगार्डिंग चाइनाज अग्रेसिव बिहेवियर इन द इंडो पैसिफिक रीजन। जो चाइना अपना डेंजरस एडवेंचरिज्म कर रहा है ना, उसके खिलाफ था ये। तो याद रखिएगा, विल्मिंगटन डिक्लेरेशन वाज बाय क्वाड अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट चाइना। ये एक चीज याद रखिएगा, विल्मिंगटन डिक्लेरेशन। साथ ही में आपको ये पता होगा क्वाड का कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव, मूनशॉट इनिशिएटिव क्वाड का, लॉन्च्ड बाय द क्वाड कंट्रीज, implementing innovative strategies to prevent, detect, treat and alleviate the impact of cancer on patients and their families. It will focus on expanding cervical cancer screening. सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग को बढ़ावा देने के लिए है। ये कहा जाता है ट्रम्प के एक बेटे और थे, उनकी सर्वाइकल कैंसर वजह से डेथ हो गई थी, या कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी, इसलिए इसमें, सॉरी ट्रम्प के नहीं, सॉरी बाइडेन के, बाइडेन नॉट ट्रम्प, बाइडेन के। तो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग का और एक्सपैंड करना है, इंक्रीजिंग वैक्सीनेशंस अगेंस्ट द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस और एचपीवी। इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा सर। इंडिया वुड एडिशनली ऑफर टेक्निकल असिस्टेंस टू इंटरेस्टेड कंट्रीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन, और हम लोग $10 मिलियन का कंट्रीब्यूशन भी देंगे। प्रोवाइडिंग एचपीवी सैम्पलिंग किट्स भी हम देंगे। इंडिया इज वर्किंग ऑन एआई बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉर द डिजीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मूनशॉट इनिशिएटिव इज रिलेटेड विद your prevention, detection and treating and alleviating the impact of cancer on patients and their families. This is moonshot, moonshot. कजान डिक्लेरेशन, कजान वर्ड है पहुंच जाएगा रशिया, कजान वर्ड है पहुंच जाएगा ब्रिक्स। ये दो चीजें याद रखिएगा, आपको रशिया और ब्रिक्स जाना है। ब्रिक्स की समिट हुई कजान में, कजान रशिया के ततरस्तान में है, एकदम वेस्ट रशिया है। इनहैंस कोऑपरेशन करेंगे और ब्लॉक्स यूनिफाइड स्टैंस लेकर आना है ग्लोबल इश्यूज पर। कजान डिक्लेरेशन ने बोला स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। तो मल्टीलैटरलिज्म बढ़ाने की बात की गई है। कजान डिक्लेरेशन रिलेटेड विद मल्टीलैटरलिज्म। आपको बता दें ब्रिक्स लेड पेमेंट सिस्टम अगेंस्ट स्विफ्ट की भी बात की गई थी यहां पर, हालांकि अभी तक कुछ ऐसा सामने नहीं आया है। ब्रिक्स नेशंस ने एग्री किया था कि हम इनिशिएटिव्स एक्सप्लोर करेंगे, सच एज ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज एंड ब्रिक्स रीइंश्योरेंस कंपनी, इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। समिट ने एंडोर्स किया था क्रिएशन ऑफ ब्रिक्स पार्टनर कंट्री कैटेगरी व्हिच वुड अलाउ अदर नेशंस टू कोलैबोरेट विद ब्रिक्स ऑन वेरियस इश्यूज। भले ब्रिक्स के आप मेंबर नहीं बनोगे, पर ब्रिक्स के आप पार्टनर मेंबर बन सकते हो, पार्टनर कंट्री बन सकते हो। बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट है, उसमें आपको मदद मिल जाएगी। तो कजान डिक्लेरेशन मल्टीलैटरलिज्म के लिए था। यहां पर डिस्कशन हुआ ब्रिक्स लेड पेमेंट सिस्टम का, यहां पर डिस्कस हुआ हमारा एक ग्रेन इनिशिएटिव और हमारा ब्रिक्स री इंश्योरेंस कंपनी, हमारा डिस्कशन हुआ आर&डी वैक्सीन सेंटर को लेकर। तो ये सब वहां पे काम हुआ है। इंडियाज इनिशिएटिव टू क्रिएट एन इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस वाज रिकॉग्नाइज्ड, और अब हम इसके पार्ट भी बन चुके हैं। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का भी यहाँ पे बात हुआ था कजान डिक्लेरेशन में, इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस का भी बात हुआ था और इसको रिकॉग्नाइज किया गया था ड्यूरिंग दिस समिट। बिग कैट्स मतलब वही चीता, टाइगर, लेपर्ड, लायन, इसके लिए। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से देश के साथ भारत का 2+2 डायलॉग है। 2+2 डायलॉग मतलब हमारे यहाँ से 2 मिनिस्टर, उनके यहाँ से 2 मिनिस्टर। तो हो सकता है हमारे यहाँ से फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर हो, उनके यहाँ से भी वही हो, हमारे से होम मिनिस्टर हो और फॉरेन मिनिस्टर हो, वहां से भी वही हो। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है हमारा, जापान के साथ है हमारा, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, रशिया के साथ है, यूके के साथ है, और हाल ही में पहला हमारा ब्राजील के साथ भी चालू हुआ। 2+2 पॉलिटिकल एंड मिलिट्री डायलॉग हमारा चालू हुआ ब्राजील के साथ भी। तो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूके और ब्राजील के साथ हमारा 2+2 डायलॉग है। तो ये और इंटीग्रेशन देता है और स्ट्रैटेजिक चीजों को लेकर आता है आपके डिस्कशंस में, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। भीष्म क्या है याद रखिएगा, आप किसी चीज को ऊपर से गिरा के हॉस्पिटल बना दे रहे हैं, इसका नाम है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। कॉम्पैक्ट मेडिकल मोबाइल यूनिट्स देता है फॉर इमरजेंसी केयर डिजाइन टू डिलीवर मेडिकल फैसिलिटी स्विफ्टली। तो हेलीकॉप्टर से एक क्यूब लेकर जाएंगे, वो भीष्म क्यूब होता है, उसको नीचे गिरा देंगे, वो हॉस्पिटल बन जाएगा। भीष्म क्यूब कॉम्पैक्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड है, इसको वहां पे खोलकर तुरंत हॉस्पिटल एक बन जाता है। ट्रांसपोर्ट फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं से भी आप इसको लैंड करा सकते हैं, 20 किलो का ही है।
मदर एंड भीष्म क्यूब्स, 36 मिनी क्यूब्स कंबाइंड टू फॉर्म वन मदर क्यूब। छोटे छोटे 36 मिनी क्यूब को बनाते हैं तो एक मदर क्यूब बन जाता है। 2 मदर क्यूब्स कंबाइंड टू फॉर्म वन भीष्म क्यूब। छोटे 36 मिनी क्यूब से एक मदर क्यूब बना, 2 मदर क्यूब को बना के पूरा भीष्म क्यूब बना देते हैं। तो ये सारा चीज इसमें है। जो आप जैसे अभी कोई अटैक कहीं हुआ, ये कुछ लोग किए, तो हमने वॉर जब चालू कर दे, पाकिस्तान ने चालू किया, हमने रिटेलिएट किया, तो वहां भाई हमारे सोल्जर्स भी घायल होते हैं, तो तुरंत वहां पे हॉस्पिटल तो है नहीं, तो तुरंत हम हेलीकॉप्टर से भीष्म क्यूब वहां गिराएंगे, उसको असेंबल करेंगे और ट्रीटमेंट चालू कर देंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, ईच भीष्म क्यूब जो होगा ना, एक बड़ा भीष्म क्यूब, वो 200 इमरजेंसी केसेस एक बार में देख सकता है। 200 इमरजेंसी केसेस एक बार में देख सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। 46th सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी 2024 में भारत में हुआ, पहली दफा था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। होस्टेड बाय इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, मार्क्स इंडियाज ग्रोइंग लीडरशिप इन ग्लोबल कल्चरल डिप्लोमेसी। इंडिया ने बोला हम आपको $1 मिलियन देंगे टू यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इंडिया ने पैसा दिया $1 मिलियन, $1 मिलियन दिया है। कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव जो प्रपोज किया भारत ने, वो क्या था? ग्लोबल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर हेरिटेज प्रोफेशनल्स, एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स एंड कंजर्वेशनिस्ट्स। इसकी की इंप्लीमेंटिंग बॉडीज हैं जो हमारे यहाँ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंटैक, दैट इज इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। ये हमारे पास 2 इंप्लीमेंटिंग बॉडीज हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी के तहत। ठीक है, अब हम आपको बता दें, वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम 1995 में यूनेस्को ने चालू किया था, यूथ को हेरिटेज कंजर्वेशन में लगाने के लिए। प्लेटफॉर्म भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्लेटफॉर्म टू शोकेस इंडिया यूथ लीडरशिप इन कल्चर एंड इनकरेजेस हेरिटेज फोकस करियर्स एंड पॉलिसी रिसर्च। तो भारत इसमें भी बहुत एक्टिव है। आइए देखते हैं, आप जब किसी को बताते हैं कि ये हेरिटेज साइट है तो क्या मतलब हुआ? आउटस्टैंडिंग कल्चरल नेचुरल वैल्यू का है ये, शेयर्ड हेरिटेज या ह्यूमैनिटी का सर ये। आप देखते हैं कि इसका यूनिक कल्चरल, हिस्टोरिकल, आर्किटेक्चर या नेचुरल सिग्निफिकेंस होना चाहिए, गार्डेड अगेंस्ट ओवर टूरिज्म, अर्बनाइजेशन एंड नेग्लेक्ट, इसका कंजर्वेशन नीड होगा, ज्यादा ओवर टूरिज्म भी मत कर दो यहाँ पे। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी में सर 21 मेंबर स्टेट होते हैं, इलेक्टेड फॉर 4 ईयर टर्म्स। इंडिया इज अ मेंबर 21 to 25, तो ये परमानेंट तो नहीं होते हैं, आते रहते 4-4 साल के लिए। 21 से 25 हमारा समय था, हमारे यहाँ होस्ट भी हुआ है। फंक्शंस वही है, साइट को सिलेक्ट करो, मॉनिटर करो, फंड करो मैनेजमेंट को, कंजर्वेशन सपोर्ट करो। तो ठीक है, मतलब आप सिलेक्ट करके किसी साइट को हेरिटेज का स्टेटस देना चाहते हैं। कोलंबो प्रोसेस, रीजनल माइग्रेशन गवर्नेंस फोरम। सर ये क्वेश्चन आ रहा है, कोलंबो प्रोसेस क्या है? एक रीजनल माइग्रेशन गवर्नेंस फोरम है, रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है इन्वॉल्विंग 12 एशियन लेबर सेंडिंग कंट्रीज। तो लेबर की बात की जा रही है, लेबर सेंडिंग कंट्रीज के लिए मुझे एक गवर्नेंस सिस्टम चाहिए ताकि उनका सेफ, ऑर्डरली और डिग्निफाइड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट हो सके। इंडिया इसका मेंबर है, खैर पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल ये लोग भी हैं। फाउंडिंग मेंबर में आपको बता दें इंडिया है, फाउंडिंग मेंबर में भी इंडिया इसका मेंबर है। ये है कोलंबो प्रोसेस, जो किससे संबंधित है? लेबर के माइग्रेशन, ओवरसीज वर्क से। नॉन बाइंडिंग है, याद रखिएगा, नॉन बाइंडिंग, कंसेंसस बेस्ड डिसीजंस, नॉन बाइंडिंग कंसेंसस बेस्ड डिसीजंस, प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेशन, पॉलिसी डायलॉग एंड एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है, सब कहानी है। कैपेसिटी बिल्डिंग, रीजनल कोऑर्डिनेशन को बढ़ाएगा। तो वही है सर, रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस अच्छे हों, रेमिटेंसेस मैनेज हो सकें, जेंडर और माइग्रेशन के बीच में जो एक बहुत बड़ा भेदभाव है वो सही हो सके, स्ट्रेंथन प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन एंड स्किल्स रिकॉग्निशन और बायलैटरल मल्टीलैटरल अग्रीमेंट हमारे बीच में लेबर मोबिलिटी को लेकर अच्छे हो सकें, बढ़ सकें। याद रखिएगा ये क्या नाम है? कोलंबो प्रोसेस, कोलंबो प्रोसेस। तो इसका अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका साउथ एशिया से मेंबर है। साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया से कंबोडिया, चाइना भी है, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, थाईलैंड, वियतनाम। कौन नहीं है आप देख सकते हैं, म्यांमार आपको नहीं दिख रहा होगा, भूटान आपको नहीं दिख रहा है, म्यांमार आपको नहीं दिख रहा है, तो ऐसे कुछ देश आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे। इंडिया का रोल, इंडिया फाउंडिंग मेंबर रहा है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर रहा है और इंडिया इसका चेयर बन चुका है ऑफ द रीजनल ग्रुपिंग कोलंबो प्रोसेस फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2003 से बना हुआ है। हमारे पास पहली बार इसका चेयर आया, 2 साल के लिए हम चेयर रहेंगे, मतलब 2024, 25, 25 से 26, हम 2 साल इसके मेंबर रहेंगे। 2024 से 25, 25 से 26 हम इसके 2 साल के लिए चेयर रहेंगे, हम इसके चेयरमैन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट था, हम आपको दिखा रहे हैं इसीलिए।
चलिए, हम आपको ये भी बता दें कि हमने एक पूरा ऑलरेडी आईआर का कवर किया हुआ है, जैसे मर्कोसूर है, बाकी चीजें कवर की हुई हैं। आप इसी चैनल में जाके कंप्लीट आईआर रिवीजन ढूंढ सकते हैं फॉर प्रीलिम्स 2025 विद लॉट ऑफ मैपिंग्स। ये क्वेश्चन आने की संभावना यहाँ हर साल रहती है, तो एक बार देख लीजिएगा। साथ ही में जैसे हमने पूरा लोकेशंस का भी कवर किया, कंप्लीट प्लेसेस इन न्यूज भी कवर किया है, तो आप इसको भी प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि ये आईआर से संबंधित होता है और क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। चलिए, आइए देखते हैं इंडिया का डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स क्या क्या है, कैसे देखते हैं एक बार जल्दी से। इंडिया ट्रस्टेड डेवलपमेंट पार्टनर है। कंट्री वाइज बात करें बांग्लादेश से, तो अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन है, और मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट है जो हम वहां पे बना रहे हैं। 25.7 मिलियन एलओसी फॉर लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर छत्तोग्राम सिटी स्ट्रीट लाइटिंग, हम उसको पैसा भी दे रहे हैं। तो हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए सब जरूरी है करना बांग्लादेश के लिए। भूटान में हमने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल तक बनाया, तो ये पूरा इसका नाम है, बड़ा मुश्किल नाम है, पर हमने एक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल भी वहां बनाया भूटान में। नेपाल में 3 क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लाइंस जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड को मदद करती हैं। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी, सपोर्ट टू 25 स्कूल्स, 32 हेल्थ फैसिलिटीज। कल्चरल सेक्टर प्रोजेक्ट, मॉरिशस में एयर स्ट्रिप बनाया, जेटी एट अगेलेगा आइलैंड हमने बनाया, हमारी स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है मॉरिशस भी। 14 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, बहुत चीज हमने वहां पे किया है। तो मॉरिशस हो, नेपाल हो, भूटान हो, हमने कुछ ना कुछ यहाँ जरूर बनाया। मालदीव्स, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी ब्रिज, इंडिया लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द मालदीव्स। अड्डू सिटी का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। ओके, जिम्बाब्वे में डेका पंपिंग एंड रिवर वाटर इंटेक सिस्टम, तो वहां पर हमारा डेका में पंपिंग और रिवर वाटर इंटेक सिस्टम भी हम कर रहे हैं जिम्बाब्वे का। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसका कुछ ना कुछ हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन हमें नहीं लगता कि बहुत साफ तरीके से आता, पर इंडिया ईयर बुक में लिखा तो हम आपको बस दिखा दिए। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन अजय किससे संबंधित था? इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन नेशनल्स फ्रॉम इजराइल ड्यूरिंग द हमास इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन इंद्रावती किससे संबंधित है? 17 इंडियंस फ्रॉम हैती टू द डोमिनिकन रिपब्लिक अमिड सिविलियन अनरेस्ट। कुवैत फायर इंसिडेंट, तुरंत हमारा इंडियन एयरफोर्स का C-130J गया, ब्रॉट बैक द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ 45 इंडियंस किल्ड इन अ फायर ट्रेजेडी। बांग्लादेश क्राइसिस में सर हम तुरंत पहुंच गए, 1000 इंडियंस, 500 नेपाली, 100 भूटानीज और 1 मालदीवियन को हमने वहां से बचाया। ज्वाइंट रेस्क्यू विद ओमान, 9 क्रू मेंबर्स थे, हमने सबको बचाया। कंबोडिया साइबर स्कैम रेस्क्यू, हमने तुरंत 14 इंडियन जो ट्रैप थे ऑनलाइन फ्रॉड नेटवर्क, उनको बचाया। नाम जहां है वो इंपॉर्टेंट होता है, ये दो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन अजय इजराइल, ऑपरेशन इंद्रावती इंडियंस को हैती से हम लेकर आते हैं, हैती से बचाते हैं। हैती में एक गैंग वॉर चालू हो गया था, तो उससे बचाने के लिए ऑपरेशन हमने किया इंद्रावती। इंद्रावती, हैती, इंद्रावती, ऐसे याद रखिएगा। चलो इंडिया कैंपेन, चलो इंडिया कैंपेन ये किससे संबंधित है? चलो इंडिया कैंपेन टूरिज्म प्रमोशन के लिए, लेवरेजिंग द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। हमने क्या बोला भाई, फॉरेन टूरिस्ट को भारत आना चाहिए। हमने बोला हम 1 लाख फ्री ई वीजास दे रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्या होगी, किसको देंगे? फॉरेनर्स नॉमिनेटेड बाय ओसीआई कार्ड होल्डर्स। जो हमारे ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है वो 5 लोगों तक को अपने नॉमिनेट कर सकते हैं। देखिए, नॉमिनेट अप टू 5 पर्सन्स। OCI कार्ड होल्डर्स रजिस्टर करेंगे ऑनलाइन, they would receive their unique code after verification, code used by nominated friends for free e-visa, उनको फ्री ई वीजा मिल जाएगा। तो बात हम लोग कर ही रहे, यूके इंडिया थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट, बहुत बड़ी बात है। यूके से आपके यहाँ लगभग कितना, देखिए आप कितना आ रहे हैं, 0.92 मिलियन, मतलब 9 लाख लोग तो आ ही रहे हैं हर साल, अच्छी बात है। तो चलो इंडिया प्रोजेक्ट प्रयास, ये अभी हमने लिखा हुआ था, प्रमोटिंग रेगुलर असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल्ड प्रोफेशनल्स, प्रोजेक्ट प्रयास, लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड सपोर्टेड बाय IOM, दैट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। प्रयास में हम क्या कर रहे हैं? माइग्रेशन, प्रयास माइग्रेशन, तो एक्सटर्नल अफेयर्स आ गया और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन आ गया।
क्या करने के लिए? कोई सेफ, ऑर्डरली, रेगुलर इंटरनेशनल माइग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए, हेल्प इंडियन वर्कर्स एंड स्टूडेंट्स माइग्रेट अब्रॉड विद बेटर सपोर्ट मैकेनिज्म्स। एविडेंस बेस्ड माइग्रेशन पॉलिसी को सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथन द इंटरनेशनल माइग्रेशन गवर्नेंस बाय अलाइनिंग यूनियन स्टेट एफर्ट्स। तो अब ये सब कहानी बराबर है, ये नहीं पूछेगा क्या है प्रयास माइग्रेशन का है, माइग्रेशन को अच्छा बनाना है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और आईओएम इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स होंगी ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एफर्ट टू यूनिफाई स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स को भी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ऑन इंटरनेशनल माइग्रेशन थिंग्स। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन माइग्रेशन के बारे में हम आपको बता दें, 1951 में बनता है, हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, 8 ऑब्जर्वर स्टेट है इसमें, और भारत चूंकि इसमें है ही तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत न्यूज में रहा है। यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन 1947 में बनता है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। किसको रिपोर्ट करता है? इकोसॉक। ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसको रिपोर्ट करता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को रिपोर्ट करता है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। क्या करने के लिए है? ग्लोबल स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए है, कॉन्सेप्ट्स एंड मेथोडोलॉजीज को सेट करने के लिए है, supports implementation of statistical practices at both national and international levels, oversees the UN statistics division, कोऑर्डिनेट करता है प्रोग्राम को, स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम को, एंड डेटा कंपेयर करता है अक्रॉस कंट्रीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है सर, आपका जितना ग्लोबल स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड्स है यही बना रहा बैठ के। कौन है? यूएन का स्टैटिस्टिकल कमीशन। ठीक है, चलिए रीजन अगर आप देखेंगे तो सर 5 अफ्रीका से मेंबर हैं, एशिया पैसिफिक से 4 हैं, ये याद तो नहीं होगा आपको, कोई बात नहीं, 24 टोटल मेंबर हैं इसके। टर्म 4 साल का है। इंडिया का रिटर्न हुआ है इन 2024 आफ्टर 20 ईयर गैप। इंडिया रीजॉइंस द बॉडी लास्ट सर्व्ड इन 2004। 20 साल बाद हम वापस से आए हैं इसमें। क्या नाम है? यूएन स्टैटिस्टिकल काउंसिल। 24 मेंबर हैं इसमें, और भारत अब जाकर इसमें फिर से इलेक्ट हुआ है 20 साल बाद, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किसको रिपोर्ट करता है? इंपॉर्टेंट है, इकोसॉक को, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द ग्लोबल स्टैटिस्टिकल सिस्टम। एमपी लैट्स न्यूज में तो नहीं रहता है, पर चूंकि इंडिया ईयर बुक में लिखा हुआ था और मेन पॉइंट है, अच्छा खासा लिखा हुआ था, इसलिए हम सोचे ले आए। 1993 में लॉन्च होता है सर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। और ये क्या है? अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कराने के लिए है, कोई फोकस हो, नीड हो तो ड्यूरेबल कम्युनिटी एसेट्स बनाया जा सकता है। डिटेल क्या है? नोडल मिनिस्ट्रीज की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन है मॉस्पी, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। एमपी लैट स्कीम का नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। 5 करोड़ पर एमपी पर साल दिए जाते हैं, पर ईयर दिए जाते हैं। रिलीज होता है 2 इंस्टॉलमेंट में ऑफ 2.5 करोड़। फंड का नेचर नॉन लैप्सेबल है, मतलब अगर आपने यूज नहीं किया तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा इफ नॉट यूज्ड। एससी एसटी मैंडेट अगर आप देखेंगे, मिनिमम 15% फॉर एससीज एंड 7.5% ऑफ एसटीज, आपको ये फंड यूज करना पड़ेगा। 25 लाख फॉर प्रोजेक्ट्स आउटसाइड कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑल्सो, मतलब आपको 25 लाख रुपए तक का प्रोजेक्ट आप बाहर कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी दे सकते हैं। 1 करोड़ फॉर डिजास्टर हिट एरियाज एनीवेयर इन इंडिया, आपके पास ये भी सहूलियत है कि आप 1 करोड़ रुपए डिजास्टर हिट एरियाज में दे सकते हैं, 1 करोड़ रुपए। क्या प्रोजेक्ट एलिजिबल है अंडर एमपी लैट्स? इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, एमजी नरेगा से कन्वर्जेंस आप कर सकते हैं, आप स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, खेलो इंडिया में, एसेट्स ऑन लैंड ओन्ड बाय एलिजिबल सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, वहां पे भी आप पैसा दे सकते हैं। आप एसेट बनाने के लिए दे सकते हैं ऑन लैंड ओन्ड बाय एलिजिबल सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, मिनिमम 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो, आप पैसा बनाने भी उनको एसेट बनाने के लिए पैसा दे सकते हैं। टर्म है बायलैटरल नेटिंग ऑफ क्वालिफाइड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। देखते हैं क्या है। ये क्वेश्चन टर्म बेस्ड है, तो टर्म बेस्ड ही आएगा क्योंकि हमने बाकी अखबार में तो नहीं देखा, करंट में नहीं करा है, इसे सोचा यहां करा दें। नेटिंग का मतलब होता है ऑफसेट करना, तो नेट मीटरिंग, नेटिंग मतलब टर्म क्लोज आउट नेटिंग अगर लिखा है तो ऑफसेटिंग म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस बिटवीन पार्टीज इन केस ऑफ डिफॉल्ट और इंसॉल्वेंसी, ओनली द नेट पेबल अमाउंट इज सेटल्ड। मतलब आप ऑफसेट कर रहे हो म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस बिटवीन पार्टीज, दो पार्टी हैं और डिफॉल्ट हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गया है, किसी को पैसा देना है, तो ऑफसेटिंग द म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस बिटवीन पार्टीज इन केस ऑफ डिफॉल्ट और इंसॉल्वेंसी, ओनली नेट पेएबल अमाउंट इज सेटल्ड।
जो नेट पेएबल अमाउंट है उसको सेट करने के लिए हम लोग क्लोज आउट नेटिंग करते हैं ताकि हम म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस को सेटल कर लें। क्वालिफाइड financial contracts notified by regulators like RBI, SEBI and ADI, they are qualified for financial market participants. क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन है इसमें? बैंक, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड्स, ये सब है। तो हम कर क्या रहे हैं समझिएगा, स्टैट्यूटरी बैकिंग फॉर क्लोज आउट नेटिंग इवन ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स। अगर कोई बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उस पर अप्लाई होगा बिटवीन रेगुलेटेड फाइनेंशियल एंटिटीज, ओवरराइड्स कंफ्लिक्टिंग लॉस फॉर नेटिंग इन्फोर्सेबिलिटी। तो हम लोग नेटिंग कर रहे हैं, अपना जो लायबिलिटी देने का है ना उसको कुछ कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे, ऑफसेट कर ले रहे एक दूसरे की चीजों से। तो इट रिड्यूसेस द ग्रॉस क्रेडिट एक्सपोजर, लोअर द कैपिटल रिक्वायरमेंट अंडर बेसल नॉर्म्स, minimizes the contagion risk in the event of a counterparty default. तो अब इसको अगर आप समझें तो हम लोग कर क्या रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू ऑफसेट सम म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस बिटवीन पार्टीज इन केस ऑफ सम डिफॉल्ट। ओनली द नेट पेएबल अमाउंट इज सेटल्ड, बस नेट पेमेंट अमाउंट को हम सेटल करते हैं, बाकी सब हम ऑफसेट कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, इसके बदले में तुम ये ले लो, उसके बदले में तुम ये दे दो। और किसमें आप करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं उसमें आप ये कर रहे होते हैं। ठीक है। It boosts derivative and corporate bond markets also. Strengthens India's insolvency and resolution framework. तो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों का थोड़ा भरोसा जाग सकता है, क्योंकि डिफॉल्ट केस में भी आप नेटिंग करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ सिक्योरिटी दे रहे हो, कुछ क्या दे रहे हो, तो आप एक ऑफसेटिंग कर ले रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट था। ठीक है। कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया एज सिक्योरिटीज अंडर SCRA, सिक्योरिटीज Contribution and Regulatory Authority Regulation Act, सॉरी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत कुछ नई सिक्योरिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेबी ने they have recently recognized several new financial instruments such as securities under the Securities Contracts and Regulation Act to promote transparency. तो किसको आप सिक्योरिटी और बोल सकते हैं? कुछ नया भी हुआ है। अच्छा, several new financial instruments as securities. Significance क्या है? Financialization of bullion allows gold, silver to be part of formal financial assets. Boost transparency and investor protection in commodity trading. Enables social impact funding through new financial instruments. Encourages formal participation of investors in previous informal or unregulated markets. अच्छा, पहले सुन लीजिएगा किस किस को आपने रिकॉग्नाइज किया है। बुलियन स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट को यस रिकॉग्नाइज एज अ सिक्योरिटी। कि यहाँ गोल्ड मार्केट आ जाता है, बुलियन लिखा है ना तो गोल्ड सिल्वर आ जाएगा। बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यस इट्स आल्सो सिक्योरिटी। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, यस इट इज आल्सो सिक्योरिटी। एंड जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ZC ZP, यस इट्स आल्सो सिक्योरिटी। क्या क्या यूज होता है इसका भाई? अगर आप बुलियन स्पॉट डिलीवरी को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ये क्या होता है? इट वुड एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेशन बुलियन गोल्ड सिल्वर मार्केट। बुलियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट फैसिलिटीज ट्रेडिंग ऑफ फिजिकल बुलियन गोल्ड सिल्वर लाइक शेयर्स बैक्ड बाय बुलियन। तो ये आप शेयर की तरह इन रिसीट को ट्रेड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट ऑलरेडी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, गोल्ड को अपने फाइनेंशियल मार्केट से जोड़ने की कोशिश है। और जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट ZC ZP, यस इट्स आल्सो सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन आएगा सर, कौन कौन से सिक्योरिटी के डेफिनेशन में आते हैं? व्हाट आर सिक्योरिटी? तो भाई ट्रेड सिक्योरिटी, आप जो शेयर लेते हो वो एक सिक्योरिटी है, बॉन्ड लेते हो वो एक सिक्योरिटी है, बिलियन स्पॉट डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट भी है। ZC ZP आएगा, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। ये यूज होता है फॉर सोशल इंपैक्ट इन्वेस्टिंग इशूड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस अंडर सेबी फ्रेमवर्क। याद रखिएगा, इसको NGO जारी करते हैं फॉर सोशल इंपैक्ट इन्वेस्टिंग। जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट होता है ये। यस इट इज ऑल्सो अ सिक्योरिटी। नाउ इट्स ऑल्सो सिक्योरिटी। ये क्वेश्चन आ रहा है सर, ये क्वेश्चन आ रहा है, याद रखिएगा, दिस इज गोइंग टू कम। और आप फिर याद रखिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हम लोग ने किया है। क्या क्या नया सिक्योरिटी बन चुका है? 4 नाम याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आपको बता दें हमारे कुछ बैचेस चलते रहते हैं ना, बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश लगातार चलते रहते हैं, आप इनमें से किसी में भी जुड़कर पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। आइए, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम, CSIRT, कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम 2020 में बना है सर्ट इन के अंडर में। सर्ट इन क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के अंदर क्या बना है? कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम। पर्पस वही है,
Specialized unit focused on enhancing cyber security in the financial sector. Function क्या है? Monitor, respond to and mitigate cyber threats in banks, insurance companies and other financial instruments. फाइनेंशियल रेगुलेटर्स लाइक आरबीआई, सेबी, आरडीआई का साइबर इंसिडेंट रिस्पांस में आप फाइनेंशियल रेगुलेटर्स का मदद करें. इंश्योर सिक्योर डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम. तो हम लोगों ने क्या किया है, सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम एक बना दिया, CSIRT फिन. ये 2020 में बना है और ये फाइनेंस है, सर्ट इन के अंडर में वर्क करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर में है. ठीक है. FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2010 में बनती है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं. क्या करने के लिए? मैक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन करने के लिए इकोनॉमी का मैक्रो लेवल पर. इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन अमंग फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स, आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, पीएफआर के इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन करेंगे. कौन करेंगे? FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल. सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे जोर रखो, ओवरसाइट रखो, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एड्रेस फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट इश्यूज लाइक फिनटेक, साइबर रिस्क एक्सेट्रा. मेंबर्स आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई, पीएफआरडीए, फाइनेंस सेक्रेटरी, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, अदर्स सब इसके मेंबर होते हैं. नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, पहला पॉइंट ये याद रखिएगा. फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन है, याद रखिएगा. नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, अच्छा कवरेज था इंडिया ईयर बुक में. सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव चालू किया है, एसेट रिसाइकलिंग ड्राइव. ऑब्जेक्टिव वही, जनरेट रिसोर्स फॉर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, एसेट रिसाइकलिंग करो. टारगेट 2024-25 का 1.5 ट्रिलियन रुपीस है थ्रू एसेट मोनेटाइजेशन. तो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन सर 2021 में लॉन्च हुआ था और कोशिश किया जा रहा है और एसेट्स जो हैं सरकार के पास उसको यूज करना चालू करो, लीज पे दे दो. हम लोग उसको डिसइन्वेस्ट नहीं कर रहे, लीज पर दे रहे. जैसे रेलवे की बहुत सारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो किसी को लीज पे दे दो, पैसा आएगा. रोड, रेलवे, पावर, ऑयल, गैस पाइपलाइन, टेलीकॉम, सिविल एविएशन, वेयर हाउसिंग, पोर्ट्स एंड शिपिंग, इन सारे सेक्टर्स के आप कोशिश करो जो एसेट्स फालतू पड़े हुए हैं उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करो. इट्स नॉट डिसइन्वेस्टमेंट, इट्स मोनेटाइजेशन. Only central government assets are currently covered. Inclusion of state assets is under process. याद रखिएगा, सिर्फ करंट का भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही आप चीजों को, एसेट्स को अभी यूज कर रहे हैं. स्टेट के एसेट्स की अभी बात चल रही है. Monetization of non-core areas, land, real estate, shifted from DPAM to Department of Public Enterprises. तो जो monetization था non-core assets का, जैसे land का, real estate का, it has shifted from DPAM to Department of Public Enterprises under the Ministry of Finance, aligned with National Infrastructure Pipeline worth $111 trillion. तो इसको रुपीस, इसको भी हमने कर दिया है. जो नॉन कोर एसेट्स है उसको हमने बोला कि भैया इसको दीपाम से हटाकर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस में ले आओ. यहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कोर एसेट्स का थ्रू लीजिंग, कोर एसेट्स का लीजिंग करने का कोशिश कर रहे हैं. तो कोर एसेट जो रोड में हो, रेलवे में हो, पावर में हो. जो नॉन कोर एसेट्स हैं वो क्या है सर? लैंड, रियल एस्टेट नॉन कोर एसेट्स में आते हैं. मोनेटाइजेशन ऑफ नॉन कोर एसेट्स वो आपका काम नहीं है, ये कोर काम नहीं है आपका. वो होते हैं नॉन कोर एसेट्स, जैसे लैंड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, ये आपका काम नहीं है. इसको आप दीपाम से शिफ्ट कर दिए हो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ये इसका मोनेटाइजेशन करेगी. ठीक है. नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, NIIF, आइए देखते हैं. NIIF इन्वेस्टेड $200 million in IBUS नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड टू स्ट्रेंथन इंडियाज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. तो हमारा नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, 2015 में बना था सर. ये भारत का पहला सॉवरेन वेल्थ फंड था. ओनरशिप की बात करेंगे इसकी आप, 49% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, रेस्ट बाय डोमेस्टिक एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. रेगुलेशन, रजिस्टर्ड एज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड विद सेबी. सेबी में AIF ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पर ये रजिस्टर्ड है. एसेट अंडर मैनेजमेंट $4.9 बिलियन के आसपास है. मैंडेट, इक्विटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर्स. ये ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड, स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स में पैसा देता है. इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट एंकर्ड बट प्रोफेशनली मैनेज्ड एंड इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट. भाई सरकार ने 49% ओनरशिप रखी है, पर मैनेज करने वाले इसको प्रोफेशनल्स हैं और वो इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंट हैं. ठीक है. तो भारत का पहला सॉवरेन वेल्थ फंड था, उसने अभी पैसा दिया है आईबस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को, ताकि भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत किया जा सके.
इन्वेस्ट अक्रॉस एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, प्राइवेट इक्विटी में, स्ट्रेटेजिक सेक्टर से कर सकता है। जनरेट्स रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स व्हाइल एडिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये पूरा हमारा एक फंड बना हुआ है सर, जिसमें 49% भारत की सरकार का पैसा है, बाकी इन्वेस्टर्स का, डोमेस्टिक ग्लोबल भी इसमें इन्वेस्टर्स हैं। हाँ, ये पढ़ लीजिए आप, AIF क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। इट्स अ प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट कलेक्ट्स फंड्स फ्रॉम सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स, भले इंडिया से हो फॉरेन से हो। तो फंड एक है जिसमें आप पैसा डालते हैं, ये एक डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के साथ आता है, इसको रेगुलेट सेबी करता है। तो हम आपको बोले ना, AIF ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट 1 कैटेगरी 1 मतलब सोशली इकोनॉमिकली बेनिफिशियल फंड्स होते हैं ये। कैटेगरी 2 प्राइवेट इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स होते हैं। कैटेगरी 3 हेज फंड्स, फंड्स यूजिंग कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज, ये थोड़े खतरनाक होते हैं 3 वाले। 2 वाले क्या है, प्राइवेट इक्विटी फंड है, डेट फंड्स हैं। 1 क्या होते हैं, सोशली इकोनॉमिकली बेनिफिशियल फंड्स होते हैं ये, जैसे आपका VC वेंचर कैपिटल फंड्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स हो गए, ये कैटेगरी 1 में आते हैं। कैटेगरी 2 में आपके आते हैं जो प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट कंपनी चालू करती हैं। कैटेगरी 3 में हो गए हेज फंड्स, जहां पे आप हेजिंग करके फंड लगाते हैं, जहां पे आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी यूज करके फंड देते हैं, वो हो गया कैटेगरी 3 का। चलिए, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SPMCIL, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। Only PSU under the Department of Economic Affairs. It is the only PSU under the Department of Economic Affairs. फंक्शन इसका वही है सर, आसान सा। Responsible for production of secure and high value items required by various arms of the government. क्या करता है, सिक्योरिटी पेपर, minted coins, security and bank notes, non-judicial stamp papers, postage stamp and stationery, passports, visa stickers, other travel documents, सब यहीं से आपके प्रोडक्ट बनते हैं। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, स्टैम्प पेपर्स, पोस्टल स्टेशनरी स्टैम्प्स, पासपोर्ट, वीजा स्टिकर, सब वहीं बनते हैं सर। ओके, एक नाम आया था SNA CNA, क्या है SNA CNA, क्या है याद रखिएगा। To enhance the transparency, efficiency and accountability in the use of funds under centrally sponsored scheme. भाई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंटर पैसा दे रही है स्टेट को, तो स्टेट को उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो क्या किया हमने क्या बनाया है, SNA CNA मैकेनिज्म बनाया है। मतलब स्टेट रिसीव्स फंड्स फ्रॉम सेंटर एंड मैनेजेस फ्लो टू इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज, इंश्योर्स यूटिलाइजेशन। तो जो आपका SNA है, ये क्या करता है, इट रिसीव्स द फंड्स फ्रॉम द सेंटर एंड मैनेजेस फ्लो टू इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज। अब आप यहां पर एक अकाउंट मेंटेन रखते हो जो है आपका CNA अकाउंट, इज CNA। इट मेंटेन्स अ सेपरेट स्कीम वाइज बैंक अकाउंट इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। SNA में आपका क्या होता है, इट रिसीव्स फंड्स, और किस अकाउंट में आप फंड रिसीव करते हो, ये है CNA है। तो SNA CNA मैकेनिज्म किससे रिलेटेड है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का पैसा सेंटर से स्टेट में आता है। कैसे आता है, SNA CNA मैकेनिज्म को यूज करके आता है। कैसे सब में बढ़ता है, SNA CNA मैकेनिज्म करके सबसे बढ़ता है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो हम आपको बताना चाहते थे। अगर SNA CNA का कहीं नाम आए तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात हो रही है। ठीक है, चलिए। डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट 1955 में बना था। पहले था फेरा के लिए, बाद में आ गया, फेरा को रिप्लेस किया गया 1973 के लिए, बाद में फेमा जब 1999 में आया तो फेरा को हटा दिया गया था। तो खैर 1955 से डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट बना हुआ है। इसलिए कौन कौन से एक्ट से पावर लेता है, फेमा से, PMLA से, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट से, और कोफेपोसा से, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। इन सबसे, इन सारे एक्ट से वो पावर लेता है। फेमा, PMLA, FEOA और कोफेपोसा, इन सबसे वो पावर लेता है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको अनाउंस किया था, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के माध्यम से बना है। मतलब कैसे, अगर कोई बैंक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जिसको करना था वो नहीं कर पाई, शॉर्टफॉल हो गया, तो अब उसको इस शॉर्टफॉल का अमाउंट इस फंड में डालना होगा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ताकि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके Tier 2 और Tier 3 सिटीज में। याद रखिएगा Tier 2 और Tier 3 के लिए आया है।
कौन मैनेज कर रहा है? नेशनल हाउसिंग बैंक। कॉर्पस कितना है? 10,000 करोड़ का। मॉडल ऑन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो इस स्टेट एफर्ट्स को ऑगमेंट करो, अर्बन लोकल बॉडीज को पैसा दो, पब्लिक स्टेट एजेंसीज को पैसा दो, ताकि अर्बन एरिया में टीयर 2 और टीयर 3 में काम हो सके। टीयर 1 नहीं है, याद रखिएगा, इट्स फॉर टीयर 2 एंड टीयर 3। कैसे बना है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जो शॉर्टफॉल हो रही है वो शॉर्टफॉल आप इसमें डालोगे। तो सारे बैंक्स को एक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मेंटेन करना होता है। अगर आप मेंटेन नहीं करते हो, शॉर्टफॉल हो रहा है, तो आप अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में पैसा डालोगे। देखिए, हम ऐसे बहुत सारे मिशन है जो कवर भी किए हैं। आप हमारी स्कीम्स का एक पूरा 2025 के लिए सारी स्कीम्स हमने कवर की, यहाँ पे प्लीज जाके देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिल सकता है। RIDF के बारे में बता दें, 95-96 में बनी थी। इसको नाबार्ड देखता है, नाबार्ड इसको देखता है। 2000 करोड़ का कॉर्पस था। वही है, टू प्रोवाइड लोन्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स एंड स्टेट ओन कॉर्पोरेशंस फॉर कंप्लीटिंग द ऑनगोइंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। Initially focused on last mile funding to ensure timely completion of rural infrastructure. तो लास्ट माइल फंडिंग देता था कि अब चलो एंड में एकदम देंगे जाकर। कहां से फंडिंग आती थी? कमर्शियल बैंक से, फॉरेन बैंक से, RRB से, स्मॉल फाइनेंस बैंक से। These contributions are linked to shortfalls in priority sector lending। देखिए, अगर आप यहाँ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में शॉर्टफॉल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर पैसा देना पड़ेगा। तो आप RIDF में भी पैसा दे सकते थे, अब आप दे सकते हो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में भी। तो दोनों जगह आप पैसा दे सकते हैं, चलेगा। RIDF और ये वाला आपका हो गया है। चलिए आगे, चलिए। पहला फोकस इसका इरिगेशन, फ्लड प्रोटेक्शन, वाटरशेड मैनेजमेंट था। आज 39 टाइप ऑफ एक्टिविटीज ये करता है, बहुत बड़ी एक्टिविटी करता है, तो याद नहीं होगा, खैर, पर इसका स्कोप बहुत बड़ा हो गया है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है सर आपके लिए। 10 साल हो चुके सुरक्षा स्कीम्स को, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना और आपका अटल पेंशन योजना। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का ये लाइफ इंश्योरेंस है। 2 लाख का कवरेज है, प्रीमियम 436 रुपया पर ईयर है, एलिजिबिलिटी 18 से 50 साल है। 18 से 50 साल है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। 2 लाख का कवरेज है डेथ टोटल डिसेबिलिटी में, 1 लाख रुपए पार्शियल डिसेबिलिटी में, 20 रुपए पर साल, एलिजिबिलिटी है 18 से 70 साल। अटल पेंशन योजना सर गारंटीड पेंशन स्कीम है, PFRDS को एडमिनिस्टर कर रहा है, 18 से 40 साल। नॉन इनकम टैक्स पेयर्स, बैंक अकाउंट रिक्वायर होगा, नॉन इनकम टैक्स पेयर्स को करना है। मंथली पेंशन 1000 से 5000 रुपए मिल सकती है आफ्टर 60 इयर्स, और वो तभी होगा जब आप उसे पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पे सर क्वेश्चन आ रहा है। क्यों आ रहा है? एक तो देखिए 2015 की है, 10 साल हो गए हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको देखती है। स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस की मदद करने के लिए है। कहां पर? नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म सेक्टर। और कैसा लोन देती है? कोलैटरल फ्री लोन। कोलैटरल फ्री लोन। मुद्रा डायरेक्टली लोन नहीं देती, याद रखिएगा, आप मुद्रा से डायरेक्टली लोन नहीं ले सकते हैं। मुद्रा डायरेक्टली लोन नहीं देती। कैसे देती है? ये एक रीफाइनेंस एजेंसी है। मतलब रीफाइनेंस एजेंसी का मतलब है रीफाइनेंस सपोर्ट देती है जिन बैंक से आप पैसा लेते हैं उनको। क्रेडिट गारंटी देती है जिस बैंक से आप पैसा लेते हैं। डेवलपमेंटल असिस्टेंस देती है किसको? बैंक्स को, MFIs को, NBFCs को। लोन्स आर कोलैटरल फ्री, ठीक। और सारे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, RRB हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, आपके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हो, NBFC हो, सब पैसा देते हैं। NBFC सब पैसा देते हैं। आपके पास शिशु है 50,000 तक का लोन, किशोर है 50,000 से 5 लाख, तरुण है 5 लाख से 10 लाख, और तरुण प्लस है 10 लाख से 20 लाख। मतलब 20 लाख रुपए तक का लोन आपको मिल सकता है कोलैटरल फ्री। मर्चेंडाइज ट्रेड, इंडिया आई ट्रेड की बात करते हैं। टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू आपका $437 बिलियन था, पिछले साल से कम हुआ है। इंडिया का ग्लोबल लेवल रैंक 17th है एज पर WTO। ग्लोबल एक्सपोर्ट में आपका कितना शेयर है? 1.8%। ग्लोबल एक्सपोर्ट में आपका कितना शेयर है? 1.8%। समझिएगा, टॉप एक्सपोर्ट आप क्या करते हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आप बेचते हैं, फिर आपका ड्रग फॉर्मुलेशन और बायोलॉजिकल है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही बेचते हैं, फिर ड्रग्स है, आपके फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिक्स हैं,
पर्ल्स प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस थर्ड पे है, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट फोर्थ पे है, गोल्ड प्रेशियस मेटल ज्वेलरी फिफ्थ पे है। ये एकदम याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। पेट्रोलियम के बाद ड्रग फॉर्मुलेशंस है, पेट्रोलियम के बाद ड्रग्स फॉर्मुलेशन है। और आपके पर्ल्स प्रेशियस स्टोन सेमी प्रेशियस स्टोन ज्यादा है, गोल्ड प्रेशियस मेटल ज्वेलरी आपकी कम एक्सपोर्ट होती है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट आपने कहा किया यूएसए को, फिर यूएई को, फिर नेदरलैंड्स को, फिर चाइना को, फिर सिंगापुर को। सबसे ज्यादा यूएसए और यूएई है टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आपके। इंपोर्ट की बात करते हैं सर, 675.43 बिलियन डॉलर है, अच्छा खासा मंगा लिए हैं और पिछले साल से थोड़ा कम है। ग्लोबल रैंक हमारी 8th है एज पर डब्ल्यूटीओ। ग्लोबल इंपोर्ट शेयर आपका 2.8% है, तो दिख भी रहा है नंबर है आपका, इंपोर्ट ज्यादा ही है एक्सपोर्ट से, तो इंपोर्ट ज्यादा है। सबसे बड़ी बात है ऑयल का इससे बड़ा फैक्टर होगा, देख लीजिए पेट्रोलियम क्रूड 20% शेयर है, फिर गोल्ड भी आप अच्छा खासा मंगा रहे हैं 6%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी आप ले रहे हैं 5%, कोल कोक एंड ब्रिकेट्स 5.76%, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट 5%। ये आप इस ऑर्डर में याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चन। सबसे ज्यादा इंपोर्ट आप किससे करते हैं, सवाल ही नहीं उठता। चाइना, रशिया, यूएई, यूएसए, सऊदी अरेबिया, खत्म। चाइना सबसे ज्यादा आप लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, रशिया से, फिर यूएई से, फिर यूएसए से, फिर सऊदी अरेबिया से। इस फॉर्मेट में ही याद रखिएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अच्छा क्यों इंपॉर्टेंट है, 2005 आपको बता दें भारत का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना था एशिया का बना था कांडला गुजरात में 1965 में, और तब हम जाकर 2005 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का एक्ट लेकर आए। 2006 से ऑब्जेक्टिव चल रहा है इसका। वही है, एक्सपोर्ट करो गुड्स एंड सर्विसेज को, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक तरह से फॉरेन टेरिटरी मानी जाती है, टैक्स पर्पस के लिए, सारे पर्पस के लिए। जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एनकरेज क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टिमुलेट न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके लिए आप एसीजेड का लेकर आए पॉलिसी। इट इज ट्रीटेड एज अ ड्यूटी फ्री एनक्लेव कंसिडर्ड आउटसाइड इंडियाज टेरिटरी। किसका, कस्टम्स टेरिटरी। नो लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट्स इनटू एसीजेड, कोई लाइसेंस का जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एक्टिविटीज अलाउड, must generate positive net foreign exchange for you within 5 years. सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड नो रूटीन कार्गो इंस्पेक्शन, आप यहां पर रूटीन कार्गो इंस्पेक्शन नहीं देखेंगे। डेवलपर्स एंड यूनिट्स एंजॉय टैक्स इंसेंटिव अंडर एसीजेड एक्ट, यहां पर टैक्स इंसेंटिव्स भी दिया जाता है। बेनिफिट्स, सिंगल विंडो क्लियरेंस मिल गया, सिंप्लीफाइड कंप्लायंस हो गया, एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग्स अप टू $500 मिलियन डॉलर तक पर ईयर आप ले सकते हैं विदाउट मैच्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस। प्रपोजल, स्टेट गवर्नमेंट आप बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ अप्रूवल को भेजती है। एप्लीकेंट्स कैन आल्सो अप्रोच बीओए डायरेक्टली, तो आपका स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां बनेगा। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है 100% फॉर फर्स्ट 5 years, 50% फॉर नेक्स्ट 5 years, एडिशनल 50% फॉर री इन्वेस्टेड प्रॉफिट्स 5 years। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट फॉर एसीजेड डेवलपमेंट, जीरो जीएसटी ऑन एसीजेड इनवर्ट सप्लाईज, सेंट्रल एंड स्टेट अप्रूवल्स वाया यूनिफाइड पोर्टल। तो आपका जीरो जीएसटी है एसीजेड का इनवर्ट सप्लाईज पर, अंदर ही एसीजेड में चीजें चल रही है, जीरो जीएसटी है। एसेंड आ सकता है, एसेंड आ सकता है, क्या है ये, एक्सलरेटिंग द स्टार्टअप कैलिबर एंड एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव। तो ये सब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आ जाते हैं। तो जैसे एसेंड आपका आ सकता है, और क्यों आ सकता है, इट इज देयर टू बूस्ट इनोवेशन एंड प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए कहा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में। रीजन स्पेसिफिक स्टार्टअप्स के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अमंग लोकल यूथ एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को ये टारगेट कर रहा है सर, एसेंड प्रोग्राम, वहां स्टार्टअप की कैलिबर और एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव बढ़ाने के लिए एसेंड प्रोग्राम। हाँ, ये आपको याद रखना है, एमएसएमई का नया क्लासिफिकेशन है सर। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का इन्वेस्टमेंट के आधार पर अगर आप देखेंगे तो माइक्रो एंटरप्राइज तब आप बोलेंगे जब 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, 25 करोड़ का होगा तो स्मॉल, 125 करोड़ का होगा तो मीडियम। अगर टर्नओवर की आप बात करते हैं तो माइक्रो कहेंगे 10 करोड़ के टर्नओवर पर, स्मॉल कहेंगे 100 करोड़ के टर्नओवर पर, और आप मीडियम कहेंगे 500 करोड़ के टर्नओवर पर। ये वापस से चेंज हो गया इस बजट में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और ये कितना इंपॉर्टेंट है हम आपको बता दें सर, 40% एक्सपोर्ट आपका यही करते हैं इंडिया का, 30% जीडीपी आपकी यहीं से है, 45% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट आपको यहीं से मिलता है। इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये फैक्ट्स याद रखिएगा। फिर से हम बोल दे रहे हैं, माइक्रो एंटरप्राइज का इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ है,
स्मॉल का है 25 करोड़, मीडियम का है 125 करोड़। टर्नओवर माइक्रो का 10, स्मॉल का 100 और मीडियम का 500। यशस्विनी कैंपेन 2024 लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब देखिए यशस्विनी देखकर तो लगेगा भी नहीं कहीं से, पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में लॉन्च किया है। नीति आयोग विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने मिलकर किया, तो इन तीनों ने मिलकर किया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी है, नीति आयोग का विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म भी है। क्या वही होगा? फॉर्मलाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए विमेन एंटरप्रेन्योर्स थ्रू मेंटरशिप, ट्रेनिंग एंड इंटीग्रेशन इनटू द ई-कॉमर्स। फोकस वही है सर, सेल्फ हेल्प ग्रुप का फॉर्मलाइजेशन, विमेन ओन्ड एमएसएमईज को बढ़ाओ, डिजिटल लिटरेसी एंड मेंटरशिप करो। की फीचर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जैसे मान लीजिए अगर हम अपना फार्मास्यूटिकल का बात करते हैं, सर ये फार्मा की बात की जा रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें, आपने 60% ऑफ यूनिसेफ ग्लोबल वैक्सीन डिमांड आपने सप्लाई की है। अकाउंट्स फॉर 40 to 70% ऑफ WHO डिमांड फॉर DPT एंड BCG, सप्लाइज 90% ऑफ मीजल्स वैक्सीन। तो ये डायरेक्ट फैक्ट लिखे हुए थे कुछ इंडिया ईयर बुक में, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। दिस इज फॉर फार्मा। जेनरिक मेडिसिन, 20% ऑफ ग्लोबल जेनरिक मेडिसिन आप ही सप्लाई करते हैं। ओवर 60,000 जेनरिक ब्रांड्स भी आप ही के पास हैं। HIV ट्रीटमेंट एक्सेस की बात करें, मेजर कंट्रीब्यूटर टू अफोर्डेबल ग्लोबल HIV टारगेट ट्रीटमेंट। ओवर 80% ऑफ एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स यूज ग्लोबली आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन फर्म्स। जो 80% एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स यूज होता है वो इंडियन फर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। आइए देखते हैं, इंडिया के टोटल FDI में 3.8% ऑफ टोटल FDI इनफ्लोज इज योर फार्मा। FDI पॉलिसी मेडिकल डिवाइसेस में अगर आप देख रहे हैं तो 100% FDI अलाउड है ऑटोमेटिक रूट से। FDI पॉलिसी फार्मा सेक्टर का अगर आप देख रहे हैं तो FDI फ्रॉम लैंड बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज, एग्जांपल चाइना, रिक्वायर्स गवर्नमेंट अप्रूवल। टॉप 5 फार्मा FDI कंट्रीज आपकी कौन है? साइप्रस, जापान, सिंगापुर, नीदरलैंड्स और मॉरिशस। टॉप 5 मेडिटेक FDI कंट्रीज, नाम याद नहीं होगा छोड़ दीजिए, पर साइप्रस से भी आपका FDI आ रहा है। साइप्रस, जापान, सिंगापुर, नीदरलैंड्स एंड मॉरिशस। तो 3.8% इंडिया के टोटल FDI में 3.8% इज FDI ऑफ फार्मा, FDI ऑफ फार्मा। MMDR है, अमेंडमेंट एक्ट 2023, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड से वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। MMDR या क्यों आएगा? नया लाइसेंस इंट्रोड्यूस किया गया, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस फॉर डीप सीटेड क्रिटिकल मिनरल्स। ऑक्शन ऑफ माइनिंग लीज, ब्लॉक्स एक्सप्लोर्ड अंडर एक्सप्लोरेशन लाइसेंस टू बी ऑक्शन विद इन अ स्पेसिफिक टाइमलाइन। अगर आप एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ले चुके हैं, ब्लॉक ले चुके हैं, तो आपको स्पेसिफिक टाइमलाइन में ही ऑक्शन मिल जाएगा, ऑक्शन करना होगा। डीप सीटेड मिनरल्स को डिफाइन किया गया है, इंक्लूड्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, निकल, कोबाल्ट, प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स एंड डायमंड्स। तो एक्सप्लोरेशन लाइसेंस किसके लिए आया है? डीप सीटेड और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। डीप सीटेड क्रिटिकल मिनरल्स क्या है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिंक, लेड, निकल, कोबाल्ट, PGM दैट इज प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स एंड डायमंड्स। अच्छा, रिमूवल फ्रॉम एटॉमिक लिस्ट भी हुआ है। 6 मिनरल को एटॉमिक मिनरल लिस्ट से हटाया गया। कौन है वो? बेरिलियम, लिथियम, नायोबियम, टाइटेनियम, टैंटलम, जिरकोनियम। मतलब अब इससे प्राइवेट सेक्टर भी आ सकते हैं। क्या नाम याद रखिएगा? बेरिलियम, लिथियम, नायोबियम, टाइटेनियम, टैंटलम और जिरकोनियम। और पार्ट डी एडेड किया गया फर्स्ट शेड्यूल में। ये क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स अंडर दिस पार्ट टू बी एक्सक्लूसिवली ऑक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो क्रिटिकल मिनरल यहां पे डाल दिए जाएंगे वो एक्सक्लूसिवली ऑक्शन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। तो पार्ट डी में फर्स्ट शेड्यूल में डाल दिया गया है कुछ क्रिटिकल मिनरल्स जहां पर सिर्फ एक्सक्लूसिव कंट्रोल किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। ठीक। अच्छा, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना है, 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने लॉन्च किया था ताकि माइनिंग अफेक्टेड एरियाज का देखभाल किया जा सके। डेवलपमेंट और वेलफेयर का बात करें सर, इंप्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लीमेंटिंग स्टेट एंड सेंट्रल स्कीम्स। तो यहीं पे सर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस बने थे और लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए कि रॉयल्टी से पैसा दिया जाएगा, ये समझिएगा। DMF कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 30% ऑफ रॉयल्टी बिफोर 12 जन 2015, अगर लीज टाइप आपकी बिफोर 2015 की है, 2012 जन 2015 के बाद की 10% ऑफ रॉयल्टी आपको देना होगा। रॉयल्टी कहां जाएगा? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में। और ये पैसा आपका लगेगा सर, ये पैसा आपको लगाया जाएगा इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट डेवलपमेंट ऑफ द माइनिंग अफेक्टेड एरियाज। जैसे
एटलीस्ट 60% हाई प्रायोरिटी ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनवायरमेंट में लगाया जाएगा। अप टू 40% अदर प्रायोरिटी एरियाज लाइक रोड्स, इरिगेशन, एनर्जी, वाटरशेड, इन सब में लगाया जाएगा। तो माइनिंग अफेक्टेड एरियाज में किया जा रहा है। रिवाइज प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में आपको बता दें, हाई प्रायोरिटी फंड यूटिलाइजेशन इंक्रीज फ्रॉम मोर देन 60% टू मोर देन 70% ऑफ टोटल डीएमएफ फंड्स। 60 से 70% कर दिया गया हाई प्रायोरिटी एरिया को। न्यू सेक्टर्स में क्या है? हाउसिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एक्सेट्रा। न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट फॉर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, एंडाउमेंट, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। अफेक्टेड एरियाज कोई नहीं पूछने वाला। तो याद रखिएगा, अब हमारे पास हाउसिंग, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री भी एक तरह से प्रायोरिटी एरिया में ऐड हो चुका है, प्रायोरिटी एरिया में ऐड हो चुका है। अच्छा, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा सर, मेजर मेटालिक, नॉन मेटालिक, वैसे आप इसको देखे होंगे। बॉक्साइट का जैसे कि आप देख रहे थे, बॉक्साइट का सबसे बड़ा रिजर्व आपको मिलता है उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ है, सॉरी आपको मिलता है छत्तीसगढ़ में, सॉरी उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़ है। क्रोमाइट का याद रखिएगा, उड़ीसा में सबसे बड़ा मिलता है, सुकिंदा वैली है। कॉपर राजस्थान है, एमपी है, झारखंड है। गोल्ड का बिहार में कहा जाता है सबसे बड़ा रिजर्व है, फिर राजस्थान, कर्नाटक, केरला। इंडिया हैज लो रिजर्व्स। आयरन ओर सबसे ज्यादा हेमेटाइट का आपको उड़ीसा में मिलता है, मैग्नेटाइट का सबसे ज्यादा कर्नाटक में मिलता है। तो ये कुछ फैक्ट्स है जो आपने ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे। लेड और जिंक राजस्थान में सबसे बड़ा मिलता है, याद रखिएगा। अच्छा, संकल्प प्रोग्राम याद रखिएगा, संकल्प प्रोग्राम का रिश्ता किससे है? स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस। मतलब ये स्किल का संकल्प कहां है? जहां भी स्किल है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, वर्ल्ड बैंक लोन सपोर्टेड है, ये वर्ल्ड बैंक का लोन सपोर्टेड है ये, और ये हमारे नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के साथ जुड़ा हुआ है। क्या नाम है? संकल्प। ऐसा ही एक प्रोग्राम है स्ट्राइव। स्ट्राइव किससे संबंधित है? स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट। तो स्किल स्ट्रेंथनिंग है ये भी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट यहां पे भी इन्वॉल्व है, वर्ल्ड बैंक से ये आपका सपोर्टेड है। तो ये संकल्प और स्ट्राइव है, तो याद रखिएगा स्किल रिलेटेड है, स्किल रिलेटेड है। मुस्कान स्कीम 2021 की है। नोडल मिनिस्ट्री क्या है? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो मुस्कान इंश्योर हाई क्वालिटी, सेफ एंड चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। समझिएगा, हाई क्वालिटी, सेफ और चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज एट पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज विद अ फोकस ऑन रिड्यूसिंग प्रिवेंटेबल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी। तो ठीक है, मुस्कान इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसके लिए? सेफ चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज हो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज में। फोकस ये भी होना चाहिए कि प्रिवेंटेबल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी को आप कम कर दें। वही चाइल्ड फ्रेंडली सर्विसेज आपको देना है मुस्कान में। कॉपीराइट इंडिया में कैसा चलता है आपको बताएं। हमारे पास एक एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 है। पेटेंट एक्ट भी है ना? हाँ बताइएगा कब का है। कॉपीराइट ऑफिस आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में है। एक्विजिशन ऑफ कॉपीराइट का भी इस पे प्रोविजन है। ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन, कॉपीराइट कम्स इनटू इफेक्ट एज सून एज अ वर्क इज क्रिएटेड, नो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नीडेड। सेक्शन 48 क्या बोलता है? इफ रजिस्टर्ड द सर्टिफिकेट सर्व्स एज अ प्राइमा फेसी एविडेंस इन कोर्ट। मतलब एक्विजिशन ऑफ कॉपीराइट का बात करें, कॉपीराइट कम्स इनटू इफेक्ट एज सून एज अ वर्क इज क्रिएटेड। ऐसा नहीं आपको हर जगह कॉपीराइट लेकर घूमना है। आपका ओरिजिनल कंटेंट है, आप कॉपीराइट हो गया, एज सून एज अ वर्क इज क्रिएटेड योर कॉपीराइट इज देयर। तो एक्विजिशन ऑफ कॉपीराइट एक ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन है। हाँ, आपके पास सर्टिफिकेट है तो प्राइमा फेसी एविडेंस होगा। वर्क्स प्रोटेक्टेड, लिटरेरी है, म्यूजिकल है, आर्टिस्टिक है, सिनेमाटोग्राफिक है, साउंड रिकॉर्डिंग्स हैं। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन सेक्शन 45 में होता है, आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी, पोस्टल भी। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म प्लस फी आपको देना होगा, आप कर सकते हैं इसको। कॉपीराइट बोर्ड 1958 में बनाया गया, जो कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है, पूरे पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी आप कर सकते हैं। ये एडजुडिकेशन अथॉरिटी भी है, कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन रिलेटेड, असाइनमेंट रेक्टिफिकेशन रिलेटेड भी आपका एडजुडिकेट करता है। Grant of compulsory licenses for withheld works, unpublished Indian works, works for persons with disabilities and translation of works for specific purposes। इसका compulsory licenses भी आप ले सकते हैं, compulsory licensing भी इसमें है, grant for compulsory license भी इसमें है। हाँ, आइए देखते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट चल रहा था। शेड्यूलिंग एंड डी शेड्यूलिंग ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अगर आप आर्टिकल 342 पढ़ेंगे, याद रखिएगा, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो डेफिनेशन। आर्टिकल 342(1) क्या बोलता है? द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट मे नोटिफाई एनी ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। और 342(2) क्या बोलता है? ओनली पार्लियामेंट कैन मेक चेंजेस दैट इज इंक्लूजन और एक्सक्लूजन टू द एसटी लिस्ट वाया अ लॉ। ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है, याद रखिएगा।
क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग कम्युनिटी एज एसटी, दो नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, established by convention. प्रिमिटिव ट्रेट हो, डिस्टिंक्टिव कल्चर हो, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट हो, जोग्राफिकल आइसोलेशन हो, सोशल एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो, तो वहां मिलता है। 1931 का सेंसस के थ्रू ये सब डिराइव किया जा रहा था, बनाया जा रहा था। केलकर कमेटी 1955 की फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन है। लोकुर कमेटी 1965 रिकमेंडेड द 5 एसटी क्राइटेरिया, जो आप अभी बात किए ऊपर, ये लोकुर कमेटी से आई थी। चंदा कमेटी 1969 ऑन एससी एसटी ऑर्डर्स अमेंडमेंट बिल। और याद रखिएगा, ये सारी कमेटी किससे जुड़ी हुई है? आपका इस क्राइटेरिया से ही जुड़ी हुई है। 700 ट्राइब्स आर करंटली नोटिफाइड अंडर आर्टिकल 342। एसटी लिस्ट इज अ स्टेट स्पेसिफिक लिस्ट, ये एक स्टेट स्पेसिफिक लिस्ट है। A tribe recognized as ST in one state may not be ST in another state. There are overlapping tribes across state borders also. Descheduling also requires a parliamentary act. आप पार्लियामेंट द्वारा ही डिशेड्यूल कर सकते हो किसी ट्राइब को, याद रखिएगा, पार्लियामेंट के पास पावर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट हम आपको बात बता दें, मैरिटल स्टेटस और एसटी आइडेंटिटी का एक बहुत बड़ा एंगल है, सुनिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड भी किया है। बोला है उन्होंने कि शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस इज डिटरमाइंड बाय बर्थ, नॉट बाय मैरिटल एसोसिएशन। नॉन एसटी मैरिंग एसटी डज नॉट एक्वायर एसटी स्टेटस बाय वर्च्यू ऑफ मैरिज। याद रखिएगा, अगर कोई नॉन एसटी एसटी से मैरी करता है तो सिर्फ मैरी करने के वर्च्यू से आप एक्वायर नहीं करते एसटी स्टेटस, क्योंकि वो बर्थ से देखा गया है। एसटी मैरिंग नॉन एसटी रिटेन्स द एसटी स्टेटस इवन आफ्टर मैरिज टू अ नॉन एसटी पर्सन। तो आप अगर एसटी नॉन एसटी मैरिज हो रहा है तो एसटी स्टेटस वो रिटेन रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सर। 1000 स्प्रिंग्स इनिशिएटिव किसका था? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का था। देखिए, यही सबसे बड़ा गलती होगा लोगों से, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज भी वहां ऑप्शन में लिखा रहेगा, पर वो गलत होगा। इट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 2019 में लॉन्च हुआ था। क्यों? प्रोटेक्ट रिजुविनेट नेचुरल स्प्रिंग्स फॉर ट्राइबल वाटर सिक्योरिटी। ट्राइबल वाटर सिक्योरिटी के लिए है। फोकस स्टेट क्या है सर? वही ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया, डोमिनेटेड एरियाज होगा। तो याद रखिएगा, 1000 स्प्रिंग्स इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो बहुत कुछ है इसमें, बेयरफुट हाइड्रोलॉजिस्ट है, जीआईएस मैपिंग है, सारा इसमें है। आई डोंट फील कि ये क्वेश्चन होगा। मिनिस्ट्री ऑफ, आपसे मिनिस्ट्री पूछेंगे वो। एमजी नरेगा आपको पता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 का लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी मेजर है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, याद रखिएगा, इसका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट नोडल मिनिस्ट्री है। स्टैट्यूटरी एक्ट है इसका। क्या ऑब्जेक्टिव है? लाइवलीहुड सिक्योरिटी बढ़ाओ बाय प्रोवाइडिंग 100 days of guaranteed wage employment in a financial year to every rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. आपको 100 दिन का guaranteed wage employment देना, और ये डिमांड बेस्ड है। अगर कोई व्यक्ति आता है आपके पास डिमांड लेकर के आपको देना है, तो ग्राम प्रधान को देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देता है तो उसको भत्ता देना पड़ेगा। फिर मस्ट बी इंडियन सिटीजन, 18 साल के ऊपर, रूरल हाउस होल्ड होना चाहिए, विलिंग टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। अनस्किल्ड होगा ये, स्किल्ड मैनुअल वर्क नहीं, अनस्किल्ड। लीगल गारंटी ऑफ 100 days of wage employment per household per year. अगर नहीं, अगर आपको 15 दिन में काम नहीं मिला, तो एप्लीकेंट इज एंटाइटल्ड टू 25% ऑफ वेज फॉर फर्स्ट 30 days, 50% देयर आफ्टर। ये याद रखिएगा, ये है अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस। अगर आपको नहीं मिला तो 25% ऑफ वेज फॉर फर्स्ट 30 days मिलेगा, और तभी भी काम नहीं मिला तो 50% देयर आफ्टर। वेज पेमेंट मस्ट बी पेड विद इन 15 days। डिले बिहाइंड दिस अट्रैक्ट्स कंपेंसेशन, अगर डिले होगा तो कंपेंसेशन देना होगा। तो ये सब बाकी कहानी है सर, याद रखिएगा। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका, जहां ग्राम पंचायत है जो लेबर बजट रिकमेंड करती प्रोजेक्ट्स को, और लोग यहां पर काम करते हैं। अनस्किल्ड मैनुअल वर्क है ये। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, 1995 में लॉन्च हुआ था सर। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसका मिनिस्ट्री है। देखिएगा, सोशल असिस्टेंस देखकर आप कुछ और मत मार्क करिएगा, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है सर, विद 100% सेंट्रल असिस्टेंस। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड तो है, पर 100% सेंट्रल असिस्टेंस ही यहां मिल जा रहा है। प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस टू बीपीएल इंडिविजुअल्स इन केसेस ऑफ ओल्ड एज, विडोहुड, डिसेबिलिटी एक्सेट्रा। और आर्टिकल 41 को देखते हुए, तो हमारा डीपीएसपी आर्टिकल 41 का क्या बोलते हैं? भैया आपको मदद करनी है, असिस्टेंस करना है लोगों का। स्कीम देखते हैं क्या क्या इसमें। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, 60 to 79 ईयर्स है ना। अच्छा, ये उल्टा लिखा गया इधर, ये इधर आएगा, इधर आएगा। सीनियर सिटीजन के लिए है, बीपीएल हो जो, और आपको ये पैसा मिलेगा 200 रुपया पर मंथ। 80 रुपए से ऊपर, अगर आप 80 साल से ऊपर हैं तो आपको मिलेगा 500 रुपए पर मंथ। इसके ऊपर काफी विवाद वगैरह, इसको बढ़ाना चाहिए, बहुत कम है ये। विडोज के लिए भी है हमारे पास 40 to 79 ईयर्स, 300 रुपए पर मंथ, और 80 साल के ऊपर 500 रुपए पर मंथ। आईजीएनडीपीएस डिसेबिलिटी के लिए, डिसेबल्ड बीपीएल 18+ ईयर्स विद 80% ज्यादा डिसेबिलिटी है, 300 से 500 रुपए पर मंथ मिलेगा।
फैमिली बेनिफिट क्या है? ऑन डेथ ऑफ प्राइमरी ब्रेड विनर 18 से 59 ईयर्स, वन टाइम 20,000 रुपए मिलेगा। अन्नपूर्णा स्कीम है सर, सीनियर सिटीजन नॉट कवर्ड अंडर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में जो कवर्ड नहीं है, सीनियर सिटीजन है, उनको 10 केजी अनाज फ्री फूड ग्रेन मिलेगा, 10 केजी पर मंथ फ्री फूड ग्रेन मिलेगा। तो हमारे पास ये 5 कंपोनेंट है किसके? जो हमारा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है। एक चीज बस एक चीज कंफर्म कर लें, असिस्टेंस प्रोग्राम जो है हाँ, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ओनली, फुल्ली स्पॉन्सर्ड बाय योर गवर्नमेंट। ये सेंटर सेक्टर नहीं है, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। इसीलिए हमने रीचेक कर लिया। इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच इज फुल्ली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है इसका। इट्स फुल्ली फंडेड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फुल्ली फंडेड भी है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विलेज हो रहा है, मैपिंग हो रहा है विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज।